हम्म। म्यूट हो जाएगा, इधर ऑन है। गुड मॉर्निंग विश्वराज घोष, गुड मॉर्निंग कौशिक, गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग गौरी, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ यार, 2-4 मिनट लेट हो गया। कुछ कभी कभी कुछ टेक्निकल चीजें रहती हैं ऐसी। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, तो पढ़ाई वढ़ाई हो रही है भाई? हैं? खूब जम के पढ़ाई करनी। और काफी हद तक जो है अब चीजें आगे बढ़ने लगी हैं। अब थोड़ा थोड़ा और स्पीड में आएंगे, थोड़ा सा और कोशिश करते हैं। और अब तक जो हमने किया है उसका एक रीकैप फटाफट बोल देता हूं मैं। हमने सबसे पहले एक फर्स्ट कैटेगरी को केटर किया था जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये कैलकुलेट किए गए थे। उसके बाद फिर हमने वाई मैप की बात की थी। वाई मैप में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था कि जब भी आपको यहां से वहां इंटर कन्वर्जन करना हो तो आप, और तुम सवालों में देख रहे हो कि उस वाई मैप का बहुत ज्यादा यूज भी पड़ता है। तुम डीपीपी सॉल्यूशंस भी देखोगे, यहां पर भी जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें ये सब चीजें आती हैं हमारे सामने। ठीक। उसके बाद हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बात की थी कि अगर आपके पास कोई सैंपल हो या कोई मॉलिकुलर सैंपल हो तो उस मॉलिकुलर सैंपल में इंडिविजुअल एटम्स के वेट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उनकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। उसके ऊपर भी कुछ कुछ बातें की थी। फिर मोल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले, अगर एक ही रिएक्टेंट है तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो लिमिटिंग रेजेंट का कोई सीन ही नहीं बनता, बिकॉज एक ही आदमी है तो वही रिएक्ट कर रहा है, वही डिकम्पोज कर रहा है। लेकिन अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे तो आपको सबसे पहले लिमिटिंग रेजेंट चेक करना पड़ेगा। और लिमिटिंग रेजेंट निकालने का तरीका वो तुम्हें बताया गया था। कोने में जाइए और चेक कर लीजिए। कोने में जाके आप मोल्स को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करिए और जिस आदमी के लिए ये नंबर सबसे छोटा निकल के आए वही लिमिटिंग रेजेंट बना दीजिए। और जहां लिमिटिंग रेजेंट पता चले, चरणों में जाके बैठ जाइए, आपको सारे आंसर लिमिटिंग रेजेंट बताएगा। क्या क्या आंसर देगा? प्रोडक्ट की एनालिसिस भी लिमिटिंग रेजेंट करेगा, साथ ही साथ जो रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट बचा हुआ है, लिमिटिंग रेजेंट के अलावा जो बचा हुआ है उसका कितना हिस्सा बच गया है, ये भी आपको लिमिटिंग रेजेंट ही बताएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि व्हेन यू हैव मोर देन वन रिएक्टेंट इन द रिएक्शन, ultimately anything will be decided by the limiting reagent. First you calculate the limiting reagent, first you find out the limiting reagent, and then जो भी कुछ पूछना है, जो भी कुछ जानना है उस रिएक्शन के बारे में, वो सब कुछ आपको लिमिटिंग रेजेंट बताए। तो हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, डीपीपी में भी मैं इस तरह के सवाल डाल रहा हूं। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो अब जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है इसका, उसको भी करते हैं और फिर हम ये वाली बातें, लिमिटिंग रेजेंट वाली या मोल कॉन्सेप्ट वाली बातें, उनको इकट्ठा कर लेंगे, सारी बातों को इकट्ठा कर लेंगे, तब ये बात हमारी पूरी होगी। और अब वो बात आती है सोल्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहले बात आती है कि आप, एंड दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे पहले अब हमें कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करना है, सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहले बात आती है कि सर सोल्यूशन किसे कहते हैं आप? तो कुछ लोग कहते हैं कि सर जो सोल्यूशन होगा हमारा, वो सोल्यूशन बड़ा आसान है। आप पानी के अंदर लोहे के बुरादे को घोल दीजिए, आपका सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। सर इसमें क्या बुराई? दिक्कत यह है कि जब आप उसको घोल देंगे लोहे के पाउडर को, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है मोमेंटरली आपको ऐसा लगे कि लोहे के पार्टिकल्स पूरे पानी में होमोजीनियसली सेपरेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन 2 मिनट बाद ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि लोहे की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो पानी में सेटल करने लगेगा। और जब वो पानी में सेटल करने लगेगा तो ऊपर तो क्लियर वाटर रह जाएगा और नीचे लोहे का पार्टिकल अलग हो जाएंगे। इस चीज को सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। इसी तरह से कोई कहे कि सर मिट्टी को पानी में घोल देंगे, अरे भाई आप मिट्टी को पानी में घोलेंगे, थोड़ी देर बाद फिर वही वाली बात आएगी कि वो नीचे सेटल होने लगेगी और अल्टीमेटली ऊपर का सोल्यूशन क्लियर हो जाएगा, ऊपर का सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ऐसे सिस्टम को भी सोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। यानी कहा यह जा रहा है कि जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, फाइनली ऐसा सिस्टम सोल्यूशन माना जाए। यानी अगर मैं सोल्यूशन की डेफिनेशन की बात करूं तो सोल्यूशन की डेफिनेशन बहुत क्लियर है, और इस डेफिनेशन में जो मेन बात समझ में आती है वो यही समझ में आती है कि इस डेफिनेशन में जो मेन पार्ट आ रहा है वो आ रहा है ये होमोजीनियस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे।
ये सब लोगों को पता है ये वाली बात। हम बहुत आसान वे में बहुत जल्दी जल्दी इस बारे में बात भी कर रहे हैं। और जैसे आपने नमक को पानी में घोल दिया या चीनी को पानी में घोल दिया, अगर आप चीनी और पानी को नमक में घोल रहे हैं तो अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता कि वो चीनी नीचे सेटल हो जाएगी या नमक नीचे सेटल हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यानी अगर आपने चीनी को, नमक को या किसी सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया और वो डिसॉल्व हो गया, तो अल्टीमेटली एक ऐसा सिस्टम तैयार होने वाला है जो कि होमोजीनियस होगा। आप उस सॉल्यूशन के किसी भी पोर्शन को ऑब्जर्व करें, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आएंगे। खैर, ये तो बड़ी बेसिक डेफिनेशन की बात है, हमें इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है यार। अपने काम की बात करते हैं। काम की बात यह है कि हम इस होमोजीनियस नेचर का फायदा क्या उठाने जा रहे हैं। भाई हमसे तो ही ना पूछा जाएगा कि सोल्यूशन किसे कहते हैं, समझो बात को। अब इस लेवल पर तो ही ना हमसे सवाल पूछे जाते हैं। सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर, बात खत्म। सोल्यूट और सॉल्वेंट का एक होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन माना जाता है। सर इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब अगर वो होमोजीनियस है तो क्या करें। आप सोच भी नहीं सकते कि इसके होमोजीनियस नेचर का आप कितना फायदा उठा सकते हैं। क्या है इसका मतलब, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये बात जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई में इसके ऊपर हर साल ऑल्टरनेट वे में या ऑलमोस्ट हर साल आपको इस तरह के सवाल देखने को मिलेंगे जिसमें आप सॉल्यूशंस के होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं। क्या है यूज? सबसे पहली बात यह है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक टैंक है, ये बड़ा सा टैंक, टंकी, एक बड़ी सी टंकी, इस टंकी में पानी भरा हुआ है और मैंने इसके अंदर चीनी या नमक को घोल दिया। ठीक, तो ऑब्वियस है कि जब चीनी और पानी इसके अंदर, नमक इसके अंदर घुल जाएगा तो वो किस तरह का दिखाई देगा। तो ये सपोज मान लीजिए इसके अंदर ये पानी पड़ा हुआ है और अब आपने इसके अंदर चीनी के पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दिया। तो जब चीनी डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जब चीनी डिसॉल्व करेंगे तो चीनी हमारी इसके अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ, चीनी ऐसे करके यहां पड़ी, ये सब चीनी होमोजीनियसली। अब इस होमोजीनियस का सिग्निफिकेंस क्या है? होमोजीनियस का सिग्निफिकेंस ये है कि आप अगर इस टंकी में से सोल्यूशन बाहर निकालें, इस टंकी में से कोई भी सोल्यूशन का हिस्सा बाहर निकालें, चाहे वो सोल्यूशन कम हो चाहे वो सोल्यूशन ज्यादा हो, आपको जितना हिस्सा यहां से निकालना है आप निकाल लीजिए। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, दिस इज होमोजीनियस सिस्टम, एक होमोजीनियस सिस्टम है और इस होमोजीनियस सिस्टम के अंदर पानी के अंदर चीनी घुली हुई। अब इसका फायदा क्या है? होमोजीनियस का फायदा यह है कि अगर इस टैंक में से आप कितना भी हिस्सा मान लीजिए आपने इसके अंदर से सपोज ये पोर्शन बाहर निकाल लिया, इतना पोर्शन बाहर निकाल लिया, या किसी ने कहा नहीं सर हम तो इस सोल्यूशन में से इतना हिस्सा बाहर निकालेंगे, कोई कह रहा है नहीं हम इस सोल्यूशन में से सर और छोटा हिस्सा बाहर निकालेंगे, कोई कह रहा है नहीं सर हम और बड़ा हिस्सा बाहर निकालेंगे। आप इस सोल्यूशन में से, भाई सब लोग इस बात को एक बार समझ लें, कई लोगों को ये बात पता है, जिनको नहीं पता है वो इसको समझने की कोशिश करें और सब लोग कोशिश करें। अशमल, फराज, अंसारी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ठीक, अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप इस सिस्टम में से कोई भी हिस्सा बाहर निकाल, मान लीजिए आपने इतना सोल्यूशन बाहर निकाल लिया, या आपने इसमें से एक ढक्कन बाहर निकाल लिया, या आप इसमें से एक बाल्टी बाहर निकाल के ला रहे हैं, आप इसमें से कोई भी चीज बाहर निकालें, चाहे ये बाहर आ जाए, चाहे इस टंकी में से आप इतना सोल्यूशन बाहर निकालें, चाहे आप इस टंकी में से इतना सोल्यूशन बाहर निकालें, चाहे आप इस टंकी में से इतना सोल्यूशन बाहर निकालें, इन चारों बर्तनों में एक फर्क होगा। फर्क क्या होगा? सर ऐसा है, ये तो ढक्कन है, ढक्कन में पानी कम होगा और चीनी भी कम होगी, लेकिन सर यहां तो आपने बाल्टी निकाली, अगर आपने बाल्टी निकाली है तो चीनी भी ज्यादा है और पानी भी ज्यादा है। ऊपर वाले केस में सर चीनी भी ज्यादा है, पानी भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये चीनी के पार्टिकल्स पानी के अंदर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो चाहे आप उस सिस्टम का कम सोल्यूशन ले, चाहे आप उसमें से ज्यादा सोल्यूशन बाहर निकाले, फर्क अमाउंट में हो सकता है। सर चीनी कम, पानी कम, चीनी ज्यादा, पानी ज्यादा, चीनी और ज्यादा, पानी और ज्यादा, ये पॉसिबल। लेकिन एक चीज इन सारे बर्तनों में कॉमन, यानी इसको बाहर निकालो, चाहे इसको बाहर निकालो, चाहे इसको बाहर निकालो, चाहे इसको बाहर निकालो, यानी कहने का मतलब सपोज आपने इसको बाहर निकाला, सपोज आपने इस मग्गे को बाहर निकाला, सपोज आपने इस ढक्कन को बाहर निकाला, सपोज आपने इस बाल्टी को बाहर निकाला, इन सब में एक चीज कॉमन है। डिफरेंस क्या है? सर सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम ज्यादा लग रहे हैं। सोल्यूट कम लग रहा है, कहीं सोल्यूट कहीं ज्यादा लग रहा है, कहीं सॉल्वेंट ज्यादा लग रहा है, कहीं सॉल्वेंट कम लग रहा है, लेकिन सर एक चीज कॉमन। वो कॉमन क्या चीज है? बस यही हमें सीखना है। बस 1 मिनट के लिए इस बारे में बात करेंगे और इसके बाद इस बारे में और चीजें स्टार्ट करते हैं। जो कॉमन चीज है मेरी, वो कॉमन चीज है कि इन सब में सोल्यूट सॉल्वेंट के नंबर्स अलग अलग, सोल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स अलग अलग। इस जगह पर मुझे सोल्यूट और सॉल्वेंट सबसे ज्यादा नजर आते हैं, ऐसे ही मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, और इस जगह पर सोल्यूट सॉल्वेंट मुझे सबसे कम नजर आता है। लेकिन सर डिफरेंस तो आपने बता दिया। कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज है इन चारों बर्तनों में इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, वो कॉमन।
यानी इन चारों बर्तनों में अगर आप सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे तो इन चारों सोल्यूशंस के अंदर एक चीज कॉमन है, क्योंकि ये चारों एक ही टंकी से निकल के आए हैं, तो इस एक ही टंकी से निकल के आने वाले सारे सोल्यूशंस के अंदर जो डिफरेंस है वो हो सकता है सोल्यूट सॉल्वेंट के मोल्स में, लेकिन जो कॉमन पार्ट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कंसेंट्रेशन। यानी इस सोल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन होगी और इस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, इस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी और इस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सिमिलर होगी। ये सारी कॉन्सेंट्रेशंस आपस में बराबर होंगी, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, चाहे आप मोल फ्रैक्शन के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें, चाहे आप मोलारिटी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना चाहें, चाहे आप परसेंटेज वेट बाई वेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें, आप कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी टर्म लगा लीजिए सर, इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन आएगी, एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 1 मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 2 मस्ट बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन 3 एंड मस्ट बी इक्वल टू द concentration of solution 4 irrespective the amount of the solution। समझना, अगर कोई सोल्यूशन एक ही टंकी से निकल कर आ रहे हैं तो इररिस्पेक्टिव वो ज्यादा निकाले गए हैं या कम निकाले गए, जो कॉमन पार्ट है वो है कॉन्सेंट्रेशन। यानी इस सोल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, वो इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी, वो इस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगी। इन सब जगहों पर एक चीज कॉमन निकल के आने वाली है, एंड दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन। समझो बात, हम डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, डेंसिटी भी अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन हम यहां पर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट। सर ये हम समझ गए इस बात को, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि सर आप कॉन्सेंट्रेशन कॉमन है कॉमन है कॉमन है इतनी देर से बता रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, तुम समझोगे अभी इस बात। मैं आपको एक सोल्यूशन दूंगा लेकिन उस सोल्यूशन का अमाउंट नहीं बताऊंगा। आप देखेंगे अभी इस तरह के सवाल आईआईटी में अक्सर पूछे जाते हैं, और अक्सर भाई इसको थोड़ा सा चैट को कम करो, हम पीओएसी भी करेंगे भाई, जरा सा एक मिनट रुको, जरा इसको जरा चैट को कम करो, जरा इसको समझने की कोशिश करो, सब लोग जरा समझने की कोशिश करें। इसमें जो हम देखेंगे वो ये कि वो हमें कई बार सवाल देता है कि मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी इतनी, मैं भी समझता हूं इस बात, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, ऐसे छुपा लेगा, ऐसे सोल्यूशन छुपा के बैठा कि भाई साहब ऐसा है मेरे पास एक KOH का सोल्यूशन है, उसकी मोलारिटी 1.2 है। अब तुम बताओ, जब उसने तुम्हें ये बताया ही नहीं कि सोल्यूशन क्या है, उसको दिखा तो रहा नहीं है, तो जब वो सोल्यूशन को दिखाएगा ही नहीं तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वो ये लेके आया या ये लेके आया या ये लेके आया या ये लेके आया, वो तो छुपा के बैठा है ऐसे। तो सर अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब उसको सोल्यूशन दिखाना ही नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सोल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, वो तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। अब इसका फायदा क्या उठाएंगे सर होमोजीनियस नेचर का? फायदा ये उठाएंगे कि जो उसने सोल्यूशन लिया, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसने बता दी, तो आप अपना एक, मान लीजिए उसने ये वाला सोल्यूशन लिया, दिखाई नहीं दे रहा है, हम ऐसे अज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए उसने ये वाला सोल्यूशन लिया, तो आप अज्यूम करिए कि ठीक है आप अपना सोल्यूशन अपने पास छुपा के रखिए, मैं इसी टंकी में से जहां से आपने अपना सोल्यूशन निकाला है, इसी टंकी में से एक अपना सोल्यूशन बाहर निकालूंगा जिसको मैं डिफाइन करूंगा, उसके मोल्स सोल्यूट के कितने हैं, उसके अंदर सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का वेट कितना है, वो मैं डिफाइन करूंगा। और उस सोल्यूशन के लिए जो मैंने डिफाइन किया है, नई नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैलकुलेट करता रहूंगा जो आपने पूछी है मुझसे। एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने दे दी और मुझसे आप दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म जानना चाहते हैं, तो मैं अपने सोल्यूशन के लिए सब कुछ डिफाइन कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने सोल्यूशन के बारे में सब कुछ पता। और वही आंसर जो मेरा निकल के आ रहा है, वही आंसर आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि हम दोनों निकले तो एक ही टंकी से, और एक टंकी से निकल के आने वालों की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सिमिलर होती। यानी अगर आप मुझे छुपाकर किसी सोल्यूशन की मोलारिटी दे दें और आप मुझसे ये पूछें कि बताइए इसकी मोलारिटी कितनी है, तो मैं सोल्यूशन देख नहीं रहा हूं तो मुझे क्या पता चलेगा? तो मैं सबसे पहले अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा और उस सोल्यूशन को यूज करके मैं मोलालिटी निकालूंगा अपने सोल्यूशन की, और फिर क्या बोलूंगा, यही मोलालिटी आपकी भी होगी, चेक कर लीजिए आप। वो कहेगा ऐसे कैसे, आपका सोल्यूशन कुछ और है मेरा कुछ और है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, जो मेरा सोल्यूशन है वो ये है और आपका सोल्यूशन ये है, लेकिन निकले तो एक ही टंकी से हैं। अगर एक ही टंकी से निकल के आओगे तो कॉन्सेंट्रेशन मोलालिटी का जो टर्म है वो तो कॉमन ही होगा। हम इस होमोजीनियस नेचर का इस तरह से सवालों में यूज करने वाले। जब मुझे सोल्यूशन दिखाया नहीं जाता तो मैं सबसे पहले अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करता हूं जो उसी टंकी से निकाला जाता है जिस टंकी से उसने अपना सोल्यूशन निकाला होगा, और उसके बाद अपने सोल्यूशन के लिए सारे टर्म्स डिफाइन कर देता हूं, और वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स दूसरे वाले सोल्यूशन जो उसने छुपाए हुए हैं उनके लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि सोल्यूशंस होमोजीनियस नेचर के होते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स कॉमन होती हैं। आप अपने सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालिए और सारे आंसर उसके लिए वैलिड मान लिए। क्यों? क्योंकि हम दोनों निकले तो एक ही टंकी से। हम इस बारे में बात करेंगे, बार बार इस बारे में बात करेंगे, बिकॉज मुझे लगता है इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आती वो यही वाली आती
कि सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके सवालों को सॉल्व करना। तो मैं इसमें बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले हम कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म मेनली अभी डिफाइन कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो एक दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगे उनको भी डिफाइन करेंगे। जो हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबसे पहले डिफाइन करेंगे वो होगा मोलैरिटी। सबसे पहले मोलारिटी, फिर कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे, फिर मोलालिटी आएगी, हम अभी डिफाइन करते हैं, फिर तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन आएगा, चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म परसेंटेज W/W आएगा, फिर पांचवा कॉन्सेंट्रेशन टर्म W/V आएगा, और छठा कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो यूज होते हैं आजकल, जो सबसे ज्यादा कॉमन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, आप बाजार में भी कभी होम्योपैथी दवा खरीदने जाएं, कोई लिक्विड खरीदने जाएं, कफ सिरप वगैरह लेने जाएं, तो उसमें भी सॉल्यूशंस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिफाइन होती है। वो मोलारिटी और मोलालिटी के टर्म्स में आजकल नहीं डिफाइन करते हैं, वो ये वेट बाय वेट और वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। दैट मींस किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के ये कुछ मेन तरीके हैं। हमारे एग्जाम में, आईआईटी पेपर में इन सब से रिलेटेड सवाल बनते हैं और हर साल बनते हैं, भर भर के एकदम, चाहे वो यूज करवा रहा हो, इनके एप्लीकेशन को यूज कर रहा हो या इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल बनाने की कोशिश कर रहा हो। अब मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूं कंसंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी। मेरे ख्याल से तुम सब पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम सब लोगों को पता है कि कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा क्या क्या डेफिनेशन लगाई जाती हैं। तो हम सबसे पहले मोलारिटी को डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो वो क्या कह रहा है कि कितने मोल सल्यूट के घुले हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। यानी जो भी आपने सोल्यूशन बनाया, मान लीजिए आपने चीनी को पानी में घोल दिया तो आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। वो क्या बोल रहा है कि अगर इस सोल्यूशन का 1 लीटर लिया जाए तो इस 1 लीटर सोल्यूशन में चीनी के जितने भी मोल डिसॉल्व होंगे वो इस सोल्यूशन की मोलारिटी मानी जाएगी। ये बाय डेफिनेशन माना जाता है। ठीक है, डेफिनेशन है ये, लेकिन हम अगर अपने हिसाब से बात करें तो हमारा लॉजिक क्या कहता है? हमारा लॉजिक कहता है सर, इसी डेफिनेशन को अगर और तमीज से लिखा जाए तो हमें ऐसा समझ में आता है कि जो मोलारिटी होनी चाहिए किसी भी सोल्यूशन की निकालते वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें सोल्यूट के मोल्स पता होने चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पता होना चाहिए सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। आप मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैं आपको किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी निकाल लूंगा। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें? हमें एक तो चाहिए इंफॉर्मेशन में सबसे पहले सोल्यूट के मोल्स। आप मुझे सर सोल्यूट के मोल्स पकड़ाइए, मेरा काम चल जाएगा। ठीक है सर, हम आपको सोल्यूट के मोल्स दे देंगे। क्या सर आपको सोल्यूट के मोल डायरेक्ट वे में चाहिए? 2 मोल, 3 मोल, आधा मोल, चौथा? ना 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 ना, हमें सर वाई मैप आता है। आप सोल्यूट के मोल जैसा चाहें दे दीजिए, आप सोल्यूट का मास दे दीजिए, मोल निकाल लेंगे। क्लियर है ये वाली बात? आप सोल्यूट के मोल्स देंगे डायरेक्ट तो ठीक, नहीं तो आप जिस फॉर्म में देना चाहें, आप उसका मास दे दीजिए तो भी मोल निकल आएंगे, आप उसके पार्टिकल्स दे दीजिए तो भी मोल निकल आएंगे। अगर वो कोई गैस है तो एसटीपी पर उसका वॉल्यूम दे दीजिए तो भी मोल्स निकल आएंगे। सर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसा देना चाहें दे दीजिए, मैं सोल्यूट के मोल्स निकाल लूंगा। चलिए ठीक है, एक काम खत्म हुआ। दूसरी क्या चीज चाहिए आपको? सर आप सोल्यूशन की मोलारिटी दे दीजिएगा। बहुत बढ़िया। अगर आपको सोल्यूशन की सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दीजिएगा। अगर आपने सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया तो भी हमारा काम चल जाएगा। आपको जिस यूनिट में देना है दे दीजिएगा, रखेंगे हम लीटर में। आप लीटर में सोल्यूशन का वॉल्यूम रखकर डिवाइड करके बढ़िया मोलारिटी कैलकुलेट कर ले। अब तुम देखो यहां पर क्या मैं कह रहा था, वो जो 4 सोल्यूशन मैंने बनाए, उन 4 सोल्यूशन में जिस सोल्यूशन में सोल्यूट कम था, छोटा वाला ढक्कन, उसमें सोल्यूट भी कम था लेकिन उसका वॉल्यूम भी कम था सोल्यूशन का। यानी अल्टीमेटली ऊपर का टर्म छोटा तो नीचे का भी छोटा, ऊपर का बड़ा तो नीचे का भी बड़ा। इसलिए जैसा भी कर लो ये टर्म हमेशा कॉमन निकल के आएगा अगर आप सोल्यूशन को एक ही टंकी से निकाल के ला रहे हैं। यानी एक ही टंकी से निकल के आने वाले मोलारिटी का जो एक ही टंकी से निकल के आने वाले सोल्यूशंस की जो मोलारिटी होती है, जिसको कैपिटल एम से डिफाइन किया जाता है, ये हमेशा कॉमन निकल के आती है। दिस इज माय फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। सर इस मोलारिटी को डिफाइन कर लेंगे, बड़े सिंपल सिंपल से सवाल बनेंगे, सब लोग समझ भी रहे हैं, कुछ खास बात तो नहीं है, बड़ा आसान सी कहानी चल रही है। आप सोल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम दे दीजिएगा, सोल्यूशन का हम कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आपको सोल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम पता चल जाए तो डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मैं इस मोलारिटी के बारे में एक दो बातें जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को पता होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा समझ रहे हैं इसमें कि सर कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के काम चला लेंगे। अरे भाई, इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स को इंटर कन्वर्ट करने के लिए या दूसरी चीजें कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। आप कहां तक फॉर्मूले याद करें? इसलिए हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी सवालों की ये बन गई है जिसमें मोल्स दिए जाएंगे, वॉल्यूम दिया जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है मोलारिटी के बारे में, वो क्या है? वो बात ये है कि अगर मुझे किसी सोल्यूशन की मोलारिटी गिवन, हम मान लेते हैं लेट, आप देखिए इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पूरे खेल में, बल्कि इस पूरे खेल में अगर एक काम की बात और जोड़ दी जाए कि अगर आपको, तुम देखना यहां पर,
मैंने तुम्हें बताया था मोल्स देने के लिए वो तमाम तरीके तो थे, सॉल्यूशंस के अंदर सल्यूट के मोल्स देने का एक और तरीका है मोलारिटी। देखिए आप, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे सॉल्यूशन की मोलारिटी पता है और मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता, तो तुम्हें नहीं लगता इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सल्यूट के मोल्स निकाल लें? यानी मोल्स निकालने का एक और तरीका, या तो आप सल्यूट का वेट दे दीजिए या फिर आप सॉल्यूशन की मोलारिटी और उसका वॉल्यूम दे दीजिए। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से सल्यूट के मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये तो डेफिनेशन हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, मोल्स ऑफ सल्यूट। अगर मुझे मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने हो तो सॉल्यूशन की मोलारिटी को, जो भी आपने दी है मुझे, सॉल्यूशन की मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी आप मुझे सॉल्यूशन के वॉल्यूम दे दीजिए, आप उसकी मोलारिटी दे दीजिए, मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मैं आपको सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट के मोल्स बता सकता हूं। समझो, और रिएक्शन तुम समझ रहे हो, सल्यूट का सल्यूट ही करेगा। तो अगर आपसे कहा जाए एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट करेंगे, अगर ये दोनों सॉल्यूशन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट कौन कर रहा है? रिएक्ट तो सल्यूट कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ मुझे यहां से सल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे इस मेथड से, उधर से सल्यूट के मोल्स मिल जाएंगे इस मेथड से, और फिर दोनों मोल्स को लिमिटिंग रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा के, जैसे अब तक करते थे यार, दो लोगों के मोल्स पता है, लिमिटिंग रेजेंट निकालो और एनालिसिस चालू कर दो। यानी मोल्स देने का, सॉल्यूशन फेज के अंदर सल्यूट के मोल्स देने का एक और तरीका मेरे सामने आ गया कि मोलारिटी प्रोवाइड करिए, वॉल्यूम प्रोवाइड करिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको सल्यूट के मोल्स दे दूंगा। सब लोगों को ये बात क्लियर है? सबके समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिन लोगों ने इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है वो इन चीजों को समझे। जिनको ये बात आती है वो बिल्कुल चैट में इन्वॉल्व ना हो, जिनको आती है वो सिर्फ सुने, एक रिवीजन कर ले फटाफट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये निकल के आती है सर इसके अंदर, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि पिछले एग्जाम्स में इस बारे में बात की है। जो हमारी मोलारिटी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों कहते हैं ऐसा टेम्परेचर डिपेंडेंट है? बड़ा लॉजिकल है यार। आप खुद देखिए, मोलारिटी की डेफिनेशन में वॉल्यूम आ रहा है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 1-2 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलारिटी बदल जाएगी, बट अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज हुआ तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम में फर्क पड़ सकता, और वॉल्यूम में फर्क पड़ते ही बिना कुछ किए मोलारिटी चेंज हो जाएगी। वरना मोलारिटी को चेंज करने का एक ही तरीका है, या तो सल्यूट छेड़ दो, चीनी और डाल दो, या फिर पानी, वॉल्यूम चेंज कर दो, सॉल्वेंट डाल दो। यानी या तो सॉल्यूशन के वॉल्यूम को चेंज करा जाए या सल्यूट के मोल्स को चेंज किया जाए। इस तरह से आप मोलारिटी बदल सकते हैं, इसमें कोई डाउट। लेकिन अगर आप कुछ ना करना चाहें तो भी मोलारिटी बदल सकती है अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए, बिकॉज टेम्परेचर और मोलारिटी का रिश्ता है। मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम का टर्म आता है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मोलारिटी भी टेम्परेचर डिपेंडेंट मानी जाती है। ठीक, हमने कहा सर इन सब चीजों का यूज कर रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। अब जो बच्चे इस बात को पहली बार समझ रहे हैं, सब लोग इस बात को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, और जिन लोगों को ये बातें नहीं आती हैं वो इस पॉइंट को जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने, बाकी लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपको किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी गिवन हो तो आप उसको डिफाइन कैसे करते हैं। वही वाली बात, छुपा के बैठे हैं आप, देख कुछ नहीं रहा है, सिर्फ मोलारिटी बताई गई है। अब क्या करें सर? आप डिफाइन करिए अपने सॉल्यूशन को। तो अब उस सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे किया जाएगा, हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन एक्स मोलर है, एक्स मोलर सपोज NaOH सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब देखिए आप, मेरे पास ऐसे NaOH का सॉल्यूशन ऐसे छुपा लिया। अब आपको सॉल्यूशन तो दिख नहीं रहा है, तो आपको ये तो पता नहीं चलेगा कि कितना NaOH और कितना पानी है। कुछ पता ही नहीं सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ना आपको ये दिख रहा है कि वो ढक्कन लेके आया है, ना आपको ये दिख रहा है कि वो बाल्टी लेके आया है। तो मैं क्या करूं सर? आप इसको छोड़िए, आप अपना एक सॉल्यूशन डिफाइन करिए। जिस टंकी में से ये सॉल्यूशन निकला है उसी टंकी में से आप अपना एक सॉल्यूशन निकालिए और उसको बाकायदा डिफाइन करिए। देखिए कैसे, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी x गिवन है तो आप इसको सबसे पहले लिखना सीख लीजिए। जिन बच्चों को कंसंट्रेशन टर्म्स को लिखना आ गया, देखिए ऐसा मैं फिर बोलने जा रहा हूं, जो सीख रहे हैं वो इसको सबसे पहले ध्यान दें। जो सीख रहे हैं वो इन बातों पर बहुत गौर करें। मैं बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके सवाल फटाफट निकल के आएंगे। आपको सॉल्यूशंस दुनिया भर के जो फॉर्मूले दिए गए उनको कुछ यूज करना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट निकाल लेंगे अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करना आता। यानी अगर मुझे किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दे रखी है x, तो मैं सबसे पहले उसको डिफाइन कैसे करता हूं, आप समझना। इस डेफिनेशन को यूज करके देखते हैं। अगर कंसंट्रेशन x है, मोलारिटी x है, तो इसका यह मतलब है कि x मोल्स ऑफ सल्यूट, सल्यूट कौन सा है मेरा? NaOH। कहां डिसॉल्व है? इज डिसॉल्व
इन 1 लीटर या 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। समझो इसको बात, यानी उसने छुपा लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप छुपा के बैठे रहिए, मैं अपना सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जिसकी मोलारिटी एक्स ही होगी जो आपने दी थी। लेकिन मेरा सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? वो एक ऐसा सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 1000 ml है और उसके अंदर सोल्यूट कितना डिसॉल्व है? एक्स मोल। अब बताओ इसकी मोलारिटी कितनी होगी? x अपॉन 1 लीटर में रखोगे ना, 1000 ml का मतलब 1 लीटर होता है, तो x अपॉन 1 आ गई मोलारिटी सेम। यानी आपने सोल्यूशन की मोलारिटी x दी, मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया, क्योंकि आप तो छुपा के बैठे हैं, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा आपका सोल्यूशन, तो मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया कि x मोल NaOH के डिसॉल्व होंगे 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। अब देखिए कितना फायदा हो गया। अब कोई आपसे पूछे कि भाई आपके सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल्स कितने, तो आप क्या बताएंगे? x मोल से। आपका सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सर 1000 ml। वो कहेगा अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, ये देखो मैंने छुपा के निकाला, ये देखिए आप, मेरा सोल्यूशन तो आधा लीटर है, तुमने तो 1 लीटर ले रखा है। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि मेरे 1 लीटर में अगर NaOH x है तो तुम्हारे आधा लीटर में NaOH x/2 होगा, क्योंकि हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है तो x ही, हम दोनों निकले तो सेम टंकी से हैं, हम दोनों लोग भले ही अमाउंट में कम ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। इसलिए जो बातें अब मैं अपने सोल्यूशंस के लिए डिफाइन करने जा रहा हूं, वो सारी बातें आपके लिए भी एप्लीकेबल होने जा रही हैं। समझो इस बात। यानी अगर मुझे किसी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो मोलारिटी के टर्म्स में, तो आप उसको डिफाइन करना सीख लीजिए। उसको डिफाइन करने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर सोल्यूशन की मोलारिटी x है तो आप क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन x मोल सोल्यूट के 1 लीटर में डिसॉल्व हैं। बात खत्म। इतनी बात हमें करनी। सब लोगों को समझ में आ रहा है ये? बिल्कुल सही। अच्छा, अब और इसमें बातें करते हैं, जरा से और आगे बढ़ते हैं। यानी मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि मेरी एक कंसंट्रेशन टर्म है जिसको सवाल में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, मोलारिटी कैलकुलेट करो, तो मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा। चलिए ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सवाल पूछने का कि सर मैंने कंसंट्रेशन टर्म आपको दे रखी, आप मुझे ये बताइए कि इसी सोल्यूशन की दूसरी वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होगी, मोलारिटी क्या होगी। तो अब इस तरह के सवाल जिसमें एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में इंटर कन्वर्ट किया जा रहा है, तो इस तरह के सवालों के लिए आपको कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना आना चाहिए, बिकॉज वो आपको सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, आपको अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैंने फटाक से अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया और मैं मस्त हो गया कि भाई 1 लीटर मेरा सोल्यूशन है, उसमें सोल्यूट NaOH x ग्राम, x मोल, बस बात खत्म। अब आपको जो सोल्यूशन आपने है आप छुपा लीजिए, रख लीजिए, जो करना कर लीजिए, सब कुछ मैं अपने सोल्यूशन के लिए डिफाइन करूंगा, वो सारे आंसर आपके लिए भी एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि हम दोनों आए तो एक ही टंकी से। सब लोगों की बात समझ में आई ये वाली? और आगे बढ़ते हैं। इसी में जैसे मान लीजिए मैं दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की बात करूं, जो दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकल के आने वाला है वो है मोलालिटी। मैं पहले दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करता हूं, फिर इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक, मैं मोलालिटी की बात करता हूं। सब लोगों को पता है यार, मोलालिटी बिल्कुल उसी तरह से मोलालिटी डिफाइन की जाती है, सिर्फ डेफिनेशन में एक फर्क है। सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो तो रखे ही जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट रखा जाएगा किलोग्राम। यानी ये तो ठीक है, इनकी डेफिनेशन है। अगर मैं अपने हिसाब से इसको डिफाइन करूं तो मोलालिटी को कैसे डिफाइन करूंगा? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देखो न्यूमरेटर तो सेम ही हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए दोनों में क्या फर्क है, मोलारिटी और मोलालिटी में क्या फर्क है? सोल्यूशन की मोलारिटी डिफाइन करोगे तो सोल्यूट के मोल्स को सोल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर उसी सोल्यूशन की मोलालिटी डिफाइन करना चाहते हो तो सोल्यूट के मोल्स को सॉल्वेंट के वेट से डिवाइड करना पड़ेगा, किलोग्राम में रखें। बस इतना फर्क। यानी न्यूमरेटर तो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में अंतर है। वहां सोल्यूशन का वॉल्यूम आता था लीटर में, यहां सॉल्वेंट का वेट आएगा, वो वॉल्यूम था, ये वेट आएगा किलोग्राम में। किसका? वहां सोल्यूशन का वॉल्यूम था, यहां सॉल्वेंट का वेट। बड़ा आसान। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये देख के लग रहा है सर यहां ऊपर भी मोल्स की बातें चल रही है, नीचे वेट की बात चल रही है, तो एक चीज तो वैसे ही क्लियर हो गई, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मास का खेल चल रहा है, ऊपर मास चल रहा है, नीचे मास चल रहा है, तो मास का तो टेम्परेचर से कोई लेना देना है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ मोलालिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सिर्फ तभी बदल सकता है जब आप सोल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में बात करें। अगर आप टेम्परेचर की कुछ बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट की मोलालिटी या सोल्यूशन की मोलालिटी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि चलिए ये तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, आप काम की बात करके दिखाइए इसके अंदर। तो यहां पर एक काम की बात और आ रही, सोल्यूट के फिर से मोल्स देने का भी एक और तरीका तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं
तो भी मुझे सल्यूट के मोल्स मिल सकते हैं। यानी मोल्स ऑफ सल्यूट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सल्यूट अगर वो मुझे निकालने हैं, तो आप मोलालिटी को, जिसको आप स्मॉल एम से डिफाइन करते हैं, आप मोलालिटी को सॉल्वेंट के वेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो तुम लोग को पता नहीं, कुछ बच्चों को ये बात पता है, कुछ लोगों को पता नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, रिडॉक्स का भी चैप्टर, टाइटरेशन वगैरह अभी हम पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद ही शुरू करने वाले। दूसरा चैप्टर होगा वो हमारा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, आप सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। हमारे पास जब भी दो लोग आपस में रिएक्ट करते हैं, तो तुम्हें सबको पता है कि सर इसके लिए सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ता है कि इन दोनों में कौन सा आदमी लिमिटिंग। अब ये बताइए कैसे निकाला जाता है लिमिटिंग? उसके लिए सर हमें इन दोनों के मोल्स पता होने चाहिए। मोल्स के लिए सर आपने वो वाई मैप के बारे में बात कर रखी है। अब मोल्स देने का आपने एक और नया तरीका बताया है कि अगर ये दोनों सोल्यूशन फेज में रिएक्शन हो रही, तो इन दोनों सल्यूट के मोल्स निकालने के लिए आप कंसंट्रेशन टर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। देखो, अगर इस सोल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम पता है, तो क्या सल्यूट के मोल्स पता चल गए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। और इस सोल्यूशन की अगर मोलारिटी और वॉल्यूम पता है, तो क्या यहां पर भी सल्यूट के मोल्स पता चल गए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब आपको अगर दोनों लोगों के मोल्स पता है, तो रिएक्शन कैसे करेंगे? लिमिटिंग रीजन निकालिए, शुरू हो जाइए। वही पुरानी कहानी यार, आप इसको जितना मुश्किल समझेंगे ये उतना मुश्किल लगेगा। इसको केमिस्ट्री ना समझकर अगर सीधा हिसाब किताब समझा जाए, तो ये सबसे आसान माना जाता है। अदरवाइज ये मुश्किल लगता कि सर ये मोलारिटी क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, अब हम क्या करें? कुछ नहीं यार, मोलारिटी और वॉल्यूम किसी भी सोल्यूशन का मोल्स देने के लिए दिया गया। सल्यूट के मोल्स दे दिया आपने, एक रिएक्टेंट आ गया, फिर दूसरा सोल्यूशन वॉल्यूम दे दिया, उसका रिएक्टेंट आ गया, दोनों रिएक्टेंट को रिएक्ट करा दो, लिमिटिंग रेजेंट निकालो, एनालिसिस चालू कर दो, जैसे अब तक करते चले आ रहे हैं। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मोल्स देने का, जो उन लोगों के मोल्स देने का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके मोल्स देने का एक तरीका कंसंट्रेशन टर्म्स भी होता है। इसको समझो सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। हाँ, हमारा नाम अभिषेक बा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। सब लोग भाई करो, इसको समझने की कोशिश करो। जिन लोगों को आता है वो बिल्कुल भी मैसेज ना करें, जिन लोगों को नहीं आता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आई ये वाली बात? ठीक, अब आते हैं काम की बात पे। एक और काम की बात, वो क्या है सर? काम की बात ये है कि अगर मुझे कोई सोल्यूशन छुपा के दिया जाए और उसकी मोलालिटी दी जाए, तब वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप क्या करेंगे? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर दूंगा। मेरा एक सोल्यूशन डिफाइन कर लेते हैं। वो क्या है? मान लीजिए आपने इसकी मोलालिटी ले ली, एक वाई मोलल, कुछ भी ले लेते हैं, मोलल मतलब मोलालिटी। ठीक, वाई मोलल कोई सोल्यूशन ले लेते हैं, यूरिया सोल्यूशन। यानी मैं छुपा के बैठा हूं, मेरे पास एक यूरिया का सोल्यूशन है, वाई मोलल। बताइए क्या है, इसका क्या मतलब? तो मैं क्या बोलूंगा, भाई दिख तो कुछ रहा नहीं, मुझे क्या पता तेरे पास कितना यूरिया कितना पानी है, लेकिन मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जो उसी टंकी से बना है जहां से तू बना है। क्या मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया? बस समझना जरा, फिर वही वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो लोग जानते हैं वो बिल्कुल चुप रहे, जो नहीं जानते हैं वो इसको सीखें। आप समझ लीजिए, जेई में आने वाले इस तरह के, मैं अभी करके भी दिखाऊंगा एक दो सवाल जेई के ही, तुम्हें लगेगा यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बड़े मुश्किल सब्जेक्टिव सवाल डाले गए थे, 4-4 नंबर 3-3 नंबर के, फटाक से सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन उसके लिए तब जब आप ये सीखेंगे इस बात को, क्या वाई मोलल को डिफाइन करने का तरीका क्या है। जिस तरह से तुमने मोलालिटी को डिफाइन किया था एक्स मोलर मोलारिटी को, उसी तरह से वाई मोलल मोलालिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली समझना। वाई मोल्स ऑफ, या आपका अपना सोल्यूशन है भाई, उसने क्या दे रखा है, छुपा रखा है। मैंने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया जिसकी मोलालिटी वाई। कैसे डिफाइन करूंगा? वाई मोलल यूरिया, वाई मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व्ड इन 1 kg या 1000 ग्राम, जो भी बोल देते हैं, सॉल्वेंट। यानी वाई मोलल सोल्यूशन यूरिया का मतलब है वाई मोल्स यूरिया के डिसॉल्व हो रहे हैं, वाई मोल्स यूरिया के हैं, और सॉल्वेंट का वेट 1000 ग्राम। आप देखिए, दो बातें पता चल गई। आप, उसने छुपा रखा है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया भाई ऐसा आप छुपा के रखिए, मैं अपना सोल्यूशन निकालूंगा। उसके बारे में तो मुझे सब कुछ पता होगा। क्या मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर वाई मोल है यूरिया के, उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का जो वेट है वो 1 किलो है, 1000 ग्राम। वो कह रहा है अजीब बेवकूफ आदमी है, ये देखो मेरे पास तो जो यूरिया का सोल्यूशन है वो 2 किलो है, तुम 1 किलो लेके आए हो। हम क्या जवाब देंगे? अबे तेरे पास अगर 2 किलो है तो यूरिया का जो मोल होगा वो 2y होगा, वो y नहीं होगा। मेरे पास 1 किलो है
तो यूरिया वाई है, तुम्हारे पास 2 किलो है तो तुम्हारा यूरिया 2Y होगा, लेकिन हम दोनों की जो कंसंट्रेशन आएगी, मोलालिटी, वो सेम आएगी, क्योंकि हम दोनों निकले तो टंकी से ही हैं। एक टंकी से निकल के आने वालों की कंसंट्रेशन टर्म्स कांस्टेंट होती हैं, इसलिए जब कभी भी कोई कंसंट्रेशन टर्म गिवन हो तो आप चक्कर में मत पड़िए, आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करिए, चालू हो जाइए, आंसर निकालिए, मस्त हो जाइए, वो आंसर उसके बराबर ही आएगा। उसको देना हो सोल्यूशन दे, ना देना हो भाड़ में जाए। सब लोग पहले यहां तक समझने की कोशिश करें। क्लियर है? दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट? वाई मोल्स ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 1000 ग्राम, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्ट, बिल्कुल वही है, बिल्कुल सही, शाबाश। सब लोग इसको समझने की कोशिश करें, सब लोग बिल्कुल मेरे हिसाब से। देखो ऐसा है, थोड़े से सवाल लगाएंगे, अपने आप ही समझ में आ जाए, लेकिन काम की बात जो है वो मैं बताऊं, मैंने जिस तरह से इसको समझा है और जिस तरह से पिछले 20 सालों से बच्चों को बता रहा हूं, ये मेथड सबसे ज्यादा आसान मेथड है विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। समझो बात। और वो मेथड, अभी तो मेथड आया ही नहीं, वो मेथड का मतलब, ये जो बात मैंने लिखता हूं मैं लास्ट में, कि आप मोलालिटी को या मोलारिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चों को डिफिनेशन आ गई लिखनी कि भाई ऐसे लिख दूंगा, मेरा काम चल जाएगा, आप समझ लीजिए उसको सारे फॉर्मूले से बच जाएगा, वो उसको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े गंदे गंदे, अभी एक बच्चे ने फॉर्मूला लिखा था कि सर अगर मोलालिटी गिवन हो और मोलारिटी निकालनी हो, या मोलारिटी गिवन हो और मोलालिटी निकालनी हो, तो 1000 इंटू मोलारिटी डिवाइडेड बाय दिस इंटू डेंसिटी माइनस। अरे भाई एक नहीं, सैकड़ों फॉर्मूले, कहां तक याद करोगे? ये तो पहला चैप्टर है, आगे न जाने कितने कितने फॉर्मूले बनेंगे, फिजिक्स में बनेंगे, मैथ्स में बनेंगे, यहां बनेंगे। क्या सारी रट रट के जाओगे? क्या रटने के लिए तो और वैसी बहुत सारी चीजें होती, इसको भी रटोगे, क्या फायदा? इसलिए जितना अवॉइड कर सके, चीजों को समझ सके, उतना ज्यादा आसान। और जेई का मैंने पैटर्न देखा है, मुझे पिछले 2014, 15, 16, 17 में ऐसा देखने को मिल रहा है इधर की तरफ, कि वो अब बहुत कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। आप फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे, मस्त हो जाएंगे। मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक? अच्छा, अब ये 2 डेफिनेशन तुम्हारे सामने, ठीक? मैं इन दोनों डेफिनेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड दैट इज इंटर कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे, अभी और भी बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ मोलारिटी और मोलालिटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, इन दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट करने की कोशिश करने जा रहा हूं, ठीक? सब लोग को यहां तक समझ में आ गया है? एवरेज एटॉमिक वेट और एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बहुत छोटी बात बिल्कुल करेंगे, वो मैं बिल्कुल लास्ट में कराता हूं बेटा, आप मुझे करा लेने दीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और एवरेज एटॉमिक वेट का 12th पास बच्चे के लिए अभी कराने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ये 11वीं के जो बच्चे, 10वीं के बच्चे होते हैं, वो ये कहते हैं सर क्लोरीन का एवरेज वेट 35.5 कहां से आ जाता है? आप तो कह रहे थे वेट जो है वो न्यूक्लियॉन्स डिसाइड करते हैं, और न्यूक्लियॉन्स के नंबर हमेशा इंटीजर होंगे, तो वेट तो हमेशा यू लगाकर इंटीजर ही आएगा। ये 35.5 कहां से घुस गया? अरे भाई कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उनका वेट एवरेज निकालना पड़ता है। एवरेज निकालोगे तो पॉइंट में कुछ भी आ सकता है। हम बात करेंगे इस बारे में, बिल्कुल टेंशन मत लो, जिस तरह से अभी कराया जा रहा है उस तरह से करेंगे। और चैट पर ये बातें लिखकर जो लोग समझ रहे हैं उनको कंफ्यूज करने की कोशिश बिल्कुल ना की जाए। आप बिल्कुल चैट पर ध्यान ना दें, जैसा कराया जा रहा है वैसा करने की कोशिश करनी है बस। धीरे धीरे करके तुम लेवल, देखो इंप्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब आदमी अब तक सही से पढ़ नहीं रहा था, तो अगर धीरे धीरे करके पढ़ेगा तभी तो मजा आएगा। एक बार में थोड़ा रॉकेट बन जाओ, तो थोड़ा सा तसल्ली रखो, अभी समझते हैं इस बात को। अब हम आते हैं काम की बात पे। हमें मोलारिटी डिफाइन करनी आती है, मोलारिटी की डेफिनेशन आती है, मोलारिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता चल गया, हमें मोलारिटी का डेफिनेशन पता चल गया, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका पता चल गया, आंसर निकालने का, और साथ में उसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो सीख लिया। अब जरा सर इन दोनों को जरा बताइए, आप इतनी देर से समझाना क्या चाह रहे हैं? अब मैं आता हूं उन सवालों पे जो जेई के बिल्कुल फेवरेट सवाल रहे हैं अब तक, ठीक? अब काम की बात करते हैं। मैं अपनी तरफ से एक सवाल लिख रहा हूं, ठीक? हम उसको सॉल्व करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। फॉर्मूला लगाओगे तो अननेसेसरी परेशान होगे, क्योंकि इस तरह के सवाल इंटर कन्वर्जेंस में बहुत सारे फॉर्मूले दिए जाते हैं, ठीक? काम की बात करते हैं। काम की बात यह है, मेरा सवाल यह है, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ 18 मोलर H2SO4 solution, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.8। सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। ये सवाल आ गया। क्या है इस सवाल का मतलब? कि भाई साहब मेरे पास एक सोल्यूशन, ये लिए छुपा लिया। मैंने कहा ठीक है बताइए क्या है आपके सोल्यूशन के बारे में बताइए। कह रहा 18 मोलर है। मैंने कहा दिखा दो कितना है। कह रहे नहीं मोलारिटी बताऊंगा बस, 18 मोलर है, जो करना कर लो।
मुझे मेरे सोल्यूशन की, जो दिख भी नहीं रहा है, मुझे मेरे सोल्यूशन की मोलालिटी बताओ। अबे मैंने कहा जी बेवकूफ आदमी हो, पहले सोल्यूशन तो दिखाओगे, कितने मोल किसके पड़े कुछ तो बताओगे, तभी तो मोलालिटी का फॉर्मूला लगाऊंगा। वो कह रहा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो करना कर लो। मैंने कहा ऐसा है, अब तू अपना सोल्यूशन अपने पास रख, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जो उसी टंकी से निकला जहां से तू निकला है, और अपने सोल्यूशन की मोलालिटी निकालूंगा, और वही मोलालिटी तेरी भी होगी, नाप के देख लियो। बात समझ में आई वाली बात? क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से आए हैं, और एक ही टंकी से निकल के आने वाले सॉल्यूशंस की मोलारिटी सब कुछ सेम होती है। तो आप सबसे पहले आप यूरिया का वेट भी कैलकुलेट करेंगे। बेटा यूरिया का मैं सवाल करूंगा, तुम लोग पता नहीं क्यों ऐसी बातें करते हो, अभी उसकी जरूरत नहीं है। यूरिया इज 60, यूरिया इज NH2CO NH2, यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, और उसका मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो यहां गंदगी फैलाओगे, NH2CO NH2, आप इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, मेरे हिसाब से 60 ग्राम आना चाहिए। लेकिन अभी इसका यूज ही नहीं, जबरदस्ती यूरिया कर रहा है। जब यूरिया की बात करेंगे तब यूरिया की बात करेंगे, अभी जो कहा जा रहा है उसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास एक मोलालिटी निकालनी है, और मोलालिटी गिवन, सोल्यूशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। अब सबसे बड़ी ज्यादा जरूरी क्या है यार, ये सब 10 जो आंसर बता रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। अब जरा समझो, अरे पीपीएम भी करेंगे, रुक जाओ भाई। अब इसमें आते हैं, क्या कह रहा है वो, कह रहा है सर ऐसा ही, ये बताइए ये स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें कुछ याद आ रहा है, तुम्हें याद आ रहा है, ये बेवकूफी है, तुम्हें तो याद होना चाहिए। आ क्या रहा है यार, यही सब तो चीजें हैं जो जरूरी, इन सब चीजों में लगे रहते हो, उल्टी सीधी बातों में, काम की बात याद नहीं करते हो। क्या याद करने के लिए बताया गया था सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपने बताया था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी न्यूमेरिकली सेम होते हैं, सिर्फ यूनिट का फर्क होता है। क्यों? क्योंकि सर स्पेसिफिक ग्रेविटी एक सब्सटेंस की एब्सोल्यूट डेंसिटी को वाटर के रेस्पेक्ट में डिफाइन करना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहा जाता था। इसका मतलब यह हुआ, और पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मानी जाती थी। तो मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो, कि इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ सॉल्यूशन जो हमें दे रखा है इज 1.8, इट मींस हमें इनडायरेक्टली डेंसिटी दे रखी, इट मींस डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml, हमें ये दे। क्लियर है सबको ये वाली बात? सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। ये 0.5 सब आंसर गलत आ रहे हैं भाई, सब गड़बड़ कर रहे हो। अब इस चैट को बंद करो, पहले इसको समझने की कोशिश करो। ठीक, क्या है इसका मतलब? अगर आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है तो मुझे डेंसिटी पता है, आपने डेंसिटी दे रखी है तो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है। यूनिट हटा दोगे तो ग्रेविटी बन जाएगी, यूनिट लगा दोगे तो डेंसिटी बन जाएगी, बात खत्म हो गई। यानी मुझे इस सवाल में क्या क्या दे रखा है? मुझे एक सवाल में एक तो 18 मोलर H2SO4 दे रखा है, यानी एक तो आपने H2SO4 की मोलारिटी दे रखी है, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिखाया है भाई साहब, सोल्यूशन आपने छुपा रखा है। मैंने कहा छुपा लो, हम करते हैं अभी काम। ठीक, साथ में डेंसिटी दे रखी है, समझ लो सब लोग, डेंसिटी इनडायरेक्टली 1.8 ग्राम पर ml दे रखी है। वो कह रहा है मोलारिटी पता है, डेंसिटी पता है, मोलारिटी निकालो, एक फॉर्मूला होता है, लगा सकते हो। लेकिन बड़ा मुसीबत है, कहां चक्कर में पड़ रहे हो, हिसाब किताब लगाते हैं, बचपन से हिसाब किताब लगाते चले आ रहे हैं, यहां पर भी हिसाब किताब लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले, क्या सब तुम लोग ये मानते हो कि सर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है? सर आप एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं बार बार, सब लोग इस बात को मान रहे हैं? ठीक, यानी अगर मोलारिटी पता हो और मोलालिटी निकालनी हो, सो दैट मींस व्हाट? कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी इनटू मोलालिटी, दिस इज इंटर कन्वर्जन। एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना। अब क्या करें सर? सॉल्यूशन तो पता नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? अपना लगाओ ना यार, अपना निकालो सोल्यूशन, निकाल लो मोलालिटी, उसकी भी यही होगी, क्योंकि निकले तो एक ही टंकी से हो। अब मैंने फटाक से अपना सोल्यूशन डिफाइन किया, लेकिन अपना सोल्यूशन डिफाइन करोगे कैसे? अगर मोलारिटी गिवन हो तो मोलारिटी को डिफाइन करना अभी मैंने सिखाया था। जो बच्चे ये सीख लेंगे वो मस्त हो जाएंगे, जो नहीं सीखेंगे वो आगे आने वाले कुछ सवालों में पक्का गलती कर देंगे। इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो, जैसा बताया जा रहा है वैसे समझने की कोशिश करो। मैं सबसे पहले 18 मोलर सोल्यूशन जो उसने छुपा रखा है, मैं अपना एक सोल्यूशन डिफाइन करूंगा जिसकी मोलारिटी 18 है, क्योंकि हम दोनों एक ही टंकी से आए। ठीक, आप कैसे डिफाइन करते थे 18 मोलर को? जरा पन्ना पलट के देखो पीछे। 18 मोलर H2SO4 सोल्यूशन का क्या मतलब, मैं डिफाइन करता हूं। 18 मोलर H2SO4 सोल्यूशन का मतलब है 18 मोल्स, ये मेरा सोल्यूशन है, उसका तो दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया। 18 मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज H2SO4 dissolved in 1 लीटर या 1000 ml solution। सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है कैसे किया गया है? बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक, यानी वो कहना क्या चाह रहा है? कुछ बच्चों ने आंसर सही भी लिखा है, शाबाश।
आप यानी अगर 18 मोलर H2SO4 सोल्यूशन है तो आपने सबसे पहले डिफाइन कर लिया कि सर मेरा, आप अपना सोल्यूशन अपने पास रखिए, ये मेरा सोल्यूशन है, 18 मोल H2SO4 होगा 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। ठीक, अब अगर मैं अपने सोल्यूशन की मोलालिटी निकाल लूं तो क्या सर वही मोलालिटी आपके सोल्यूशन की भी होगी जो आपने छुपा रखा है? हाँ सर सेम होगी, क्योंकि निकले तो एक ही टंकी से हैं, तो बस अपने की निकाल लो, उसकी बता दो, खत्म। अब अपने की कैसे निकालें सर? अपने की मोलालिटी निकालने के लिए, मोलालिटी निकालने के लिए सर न्यूमरेटर में सल्यूट के मोल चाहिए। सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे? अबे तुमने अपना सोल्यूशन तो डिफाइन कर दिया, क्या तुम्हें सल्यूट के मोल्स नहीं दिखाई देते? कितना फायदा है आप सोचिए। अगर आपको ये लाइन लिखनी आती है तो न्यूमरेटर की टेंशन खत्म हो गई, क्योंकि मोलालिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट चाहिए, वो आपने पहले ही डिफाइन कर लिया। ये देखिए, दे आर मोल्स ऑफ सल्यूट। यानी जैसे ही आप अपना सोल्यूशन डिफाइन करेंगे, जो आपको सोल्यूशन दिखा नहीं रहा था, आपने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया जिसमें सल्यूट के मोल्स आपको पता है। ये क्लियर है? यानी मोलालिटी निकालते वक्त जो मोल्स ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला था न्यूमरेटर में, वो आ गया 18। अब बस एक मेहनत करनी है सर, आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या चाहते हैं? मैंने कहा मोलालिटी निकालने के लिए मुझे सॉल्वेंट का वेट चाहिए यार, बस मुझे सॉल्वेंट का वेट दे दो, मेरा काम चल जाएगा। मैं क्या क्या बोलूंगा सर? देखिए ऐसा है, सॉल्वेंट का वेट तो आपको अपने सोल्यूशन में नहीं दे रखा है, क्योंकि आपने जो सोल्यूशन डिफाइन किया है उसमें सोल्यूशन का वॉल्यूम लिया है, सॉल्वेंट का वेट नहीं लिया है। अरे यार, तो थोड़ी सी तो अकल लगा सकते हो, बचपन से हिसाब किताब लगाते चले आ रहे हो, जरा समझो। अगर 1000 ml का सोल्यूशन है और उसकी डेंसिटी तुम्हें पता है, तो सोल्यूशन के वॉल्यूम को सोल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का मास आ जाएगा। क्लियर है? सोल्यूशन का मास दो लोगों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, और उस सोल्यूशन के मास में से अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट कर देना मोलालिटी के, आंसर आ जाएगा। इसमें क्या क्या कलाकारी है यार? कौन सा फॉर्मूला, क्या डेंसिटी, कुछ नहीं सर, बड़ा सीधा है। यानी अगर मुझे सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है 1000 ml, तो मैं सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूंगा? 1000 ml सोल्यूशन का वॉल्यूम पता है, मैं सबसे पहले वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल, वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। किसकी? सोल्यूशन की। क्या करें? वॉल्यूम कितना है तुमने मान रखा है सर, मेरा सोल्यूशन 1000 ml का है, तो ये 1000 ml हो गया। और डेंसिटी सर आपने सवाल में दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी दे रखी है। सर ml से ml उड़ जाएगा और हमें ऐसा लगता है सोल्यूशन का कुल भार, जो मेरा सोल्यूशन है, वो 1800 ग्राम आ जाए। भले उसका सोल्यूशन 1800 ग्राम का ना हो, लेकिन तुम्हारा 1800 ग्राम आएगा, क्योंकि तुम तो अपने लिए कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी ऐसी की तैसी, आंसर सेम आ जाएगा, बस खत्म। यानी अब जैसे ही मैंने उसको 1800 ग्राम बोला, तो इस 1800 ग्राम इज व्हाट? दिस इज द वेट ऑफ व्हाट? टोटल सोल्यूशन, सब घुल घुला के। हमें किसका वेट चाहिए? सोल्यूशन का नहीं चाहिए। मोलालिटी का फॉर्मूला चेक करो, ये फॉर्मूले बिल्कुल जबान पर होने चाहिए। मैं इस चीज की कोई गारंटी नहीं ले सकता अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं कर रहे हैं कि मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है और मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है ये वाले, कम से कम फॉर्मूले तो ये तो पता होना चाहिए ना, मोलारिटी और मोलालिटी कैसे निकलती है, तो हमें वो फॉर्मूले ध्यान रखने। यानी मोलालिटी में ऊपर सल्यूट का मोल्स होता है, वो आ चुका है पहले से ही। सोचो एक लाइन डिफाइन करने से कितना फायदा है, न्यूमरेटर का खेल वही खत्म। डिनोमिनेटर के लिए जरा सी कोशिश कर लेते बस, और डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट चाहिए, ये वेट है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट और सल्यूट से मिलकर बना होता है, तो सॉल्यूशन में से अगर सल्यूट को घटा दिया जाए तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। आ गया, खेल खत्म हो गया। अब जरा एक बार सॉल्यूशन में सल्यूट का वेट भी निकाल लेते हैं। वेट ऑफ सल्यूट कितना होगा? वेट ऑफ सल्यूट होगा, क्या सल्यूट के मोल्स पता है तुम्हारे सोल्यूशन में जो तुमने डिफाइन किया? हाँ सर 18 मोल। क्या मोल के बाद वेट निकालना आता है? वाई मैप आता है सर। 18 मोल को वेट में कन्वर्ट करना हमें आता है, क्योंकि सल्यूट H2SO4 है और H2SO4 का वेट, मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है। सर आप इसको सॉल्व करिए, ये 1764 ग्राम आएगा। सब लोगों को क्लियर है? ये 18 मोल सल्यूट का वेट आ गया 1764, पूरा सोल्यूशन आ गया 1800, दोनों को घटा दो, सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा, किलोग्राम में रखकर आंसर निकाल लेना, खेल खत्म। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन में से वेट ऑफ सल्यूट माइनस कर दो। वेट ऑफ सॉल्यूशन आपने 1800 बताया था सर, और सल्यूट का वेट हमने 1764 निकाला है, हमें सॉल्वेंट 36 ग्राम पता चल गया। अब बताइए क्या करना है सर? बस खत्म हो गया, कोने में जाइए, फॉर्मूला लगाइए, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। मैं जानबूझ के बार बार लिख रहा हूं, तुम सोचोगे कि ये बार बार क्यों फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसलिए कि मुझे आता नहीं, ऐसा नहीं, मुझे आता है। मैं इसलिए बार बार लिख रहा हूं कि तुम भी बार बार लिखो ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये 2-4 बार लिखने की कहानी है। तुम ये भी कह सकते हो सर इतना लंबा नहीं है मेथड,
ये तो लिखा, इतनी अंग्रेजी लिखोगे तो लंबा ही लगेगा, 2-4 बार लिखो उसके बाद सीख जाएंगे। खटाखट कैलकुलेट क्या करेंगे, इतनी मेहनत होना करेंगे कि अंग्रेजी लिख रहे हैं, लेट द वेट ऑफ दिस इज दिस, लेट द डेंसिटी ऑफ दिस इज दिस। अरे भाई उसके बाद आसान हो जाएगा। 2-3 सवाल, लेकिन मेरे कहने से आप 2-3 सवाल लिख के करिए, प्रॉपर इंग्लिश में लैंग्वेज लिख के करिए, आप इतने सुकून में रहेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो बच्चे इस बात को एग्री नहीं करते हैं, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन बाद तुम्हें अपने आप ही पता चलेगा ये वाली बात कि सर ने जो ये बात बोली है कि आप आराम से लिखकर एक एक सवाल, कम से कम 2-3 सवाल इस तरह के जब तक लिख के नहीं करोगे तब तक तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा। मेरा कहना मानो, चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। जिन लोगों को आता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं आता वो सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो इस बात को सीखें कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूं उसी तरह से उनको भी लिखना है, और 2-4 सवाल लिख कर लीजिए। उसके बाद जैसा दिल करे जल्दी जल्दी छोटा मोटा गोल मोल अपने दिमाग में कैलकुलेशन करना, जो करना कर लीजिए, बस एक बार सीखना है बस। अब बताइए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं केजी में। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपने पहले ही डिफाइन कर लिया, 18 मोल, ये तो पहली लाइन में आ गया था। और सॉल्वेंट का वेट सर मैंने 36 ग्राम निकाल लिया, लेकिन ग्राम में चाहिए या किलोग्राम में? सर किलोग्राम में डेफिनेशन में बताया गया, तो आप इसको 36 को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1000 से डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड होकर ऊपर चला जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ये आपकी मोलालिटी आ जाएगी। आप कैलकुलेट करके देखिए, ये 500 मोलल आ जाएगा आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। सब लोग बहुत आराम समझने, बहुत बढ़िया। ये जो लोग 0.5 बता रहे हैं वो ये बेवकूफी कर रहे हैं, वो किलोग्राम में नहीं रख रहे हैं। समझो बात को यार, ये सारे पॉइंट्स जिन लोगों से जो गलती हुई, समझो गलती से नहीं सीखोगे तो बेवकूफ। ऐसा आदमी आईआईटी में जाने लायक नहीं है जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता। अरे भाई उन लोगों को जो आईआईटी में पढ़ेंगे, उन लोगों से उम्मीद की जाएगी कि बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे, है ना, रोबोट बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, और जो लोग इस तरह की गलतियां बार बार करते हैं, सोचो उनसे अगर ब्रिज बनवा लें और रोबोट और रॉकेट बनवा लें, वो तो 2 दिन में गिर जाएगा भाई। समझो बात को, ऐसे लोग नहीं चाहिए उनको। उनको वो लोग चाहिए जो सीखने के लिए तैयार हैं, उनको वो लोग चाहिए जो सीख कर गलती नहीं करते, उनको वो लोग चाहिए जो किसी भी नई चीज को सीखने के लिए तैयार रहते हैं। और वो बच्चे होते हैं जिनको अगर आता है तो ठीक, जिनको नहीं आता है तो वो ध्यान से सीखते हैं और फिर अपने आप को समझाते हैं। आज तो 36 को ग्राम में रख दिया, लेकिन अगली बार कभी भी मोलालिटी निकालते वक्त सॉल्वेंट का वेट ग्राम में नहीं किलोग्राम में ही रखूंगा, ताकि आंसर सही आए। एंड दैट इज बाय डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है? समझ, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है 500 500 500 500 500। अरे मेरा भी 500 आ रहा है यार। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। स्मृति का भी 500 है, मून का भी 500 है, तरुण का भी 500 है, रक्षित का भी, जय का भी। वेरी गुड, सब लोग बहुत बढ़िया, सब लोग अब समझ रहे हैं इस बात को। हम इस तरह के सवाल अभी बार बार करेंगे तो ये बिल्कुल रट जाएगा। लेकिन देखो ऐसा है, थोड़ा सा ना, अब कैसे बताएं यार, एक मूर्ति है जैसे, है ना, आप किसी शोरूम में गए, आपको एक मूर्ति मिली, है ना, तो उस मूर्ति को देखकर बड़ा अच्छा सा लगता है कि भाई चलिए बड़ी अच्छी मूर्ति बनाई है, बड़ा कितना अच्छा बनाया, ये बनाया वो बनाया, बड़ा बढ़िया अच्छा मूर्ति लग रही, ठीक। लेकिन अगर वही मूर्ति मंदिर में रख दी जाती, तो जब वही मूर्ति मंदिर में रख दी जाएगी तो एक श्रद्धा, समझ लो बात को, एक 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 रेस्पेक्ट, एक आदर अलग सा आने लगता है। समझो बात, वही चीज जब मंदिर में रख दी गई तो एक अलग सा आदर सा, एक श्रद्धा सी अपने आप ही अंदर से निकलती, और वो होता है ट्रस्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वहां तो नहीं था, यहां क्यों है? जब शोरूम में गए तब तो कोई इस तरह का आदर, बहुत बढ़िया ये वो, बस खत्म। और जब वही मूर्ति आपने यहां रख दी तो आपको एक अंदर से एक आदर सा, एक भरोसा सा आने लगा कि भाई ये तो भगवान की मूर्ति है। ये सिर्फ सारा खेल ट्रस्ट का होता है। हम पे ट्रस्ट करोगे, टीचर्स पर, अपने पेरेंट्स पर, अपने आप पर ट्रस्ट करोगे तो सब अच्छा लगेगा। ट्रस्ट नहीं करोगे तो सब बुरा लगेगा, बिकॉज कर चुके हो तुम ये हरकत पहले भी, जो तुमने अपने आप पे भरोसा किया है पहले भी गलत तरीके से, जिसको झेल रहे हो तुम आज तक। अब हमारे कहने पे चलोगे, हमारे ऊपर भरोसा रखोगे तो तुम देखोगे कि कितना फर्क पड़ जाएगा तुम्हारे जीवन में हमारे कहने से। इसका यह मतलब नहीं कि हम जो कहते हैं वो सही कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो हमने अपने एक्सपीरियंस और अपने साथ पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले जो मास्टर थे, जो हमारे साथ पढ़ते बच्चे थे, उनके थ्रू सीखा। इसलिए हमारा कहना मानो, जैसा कहा जा रहा है वैसे करो, चक्कर में मत पड़ो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं ये चीज हमें पहले से पता थी, तो जैसे पता थी वो भी, मैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा हूं। पता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पता है तो जैसे बताया जा रहा है वैसा सीखोगे, आसान लगेगा। अभी हो सकता है लेंदी लग रहा हो,
ये लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि तमाम अंग्रेजी लिखी गई, लेकिन जब अंग्रेजी नहीं लिखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये तो आसान होता है यार, इसको तो हम बिना फॉर्मूले के कैलकुलेट कर सकते, खटाखट अपना सोल्यूशन निकालिए, अपना सोल्यूशन खटा वो छुपा के बैठा है, आपने अपना सोल्यूशन डिफाइन कर दिया, सारा आंसर अपने लिए निकालिए, उसका आंसर वो कहेगा यार ये क्या निकाला है तुमने, मैंने कहा 500 मोलल सोल्यूशन है, मोलालिटी इस सोल्यूशन की, वो कह रहा है अभी तुम पागल हो क्या, तुमने अपने सोल्यूशन का आंसर निकाला, ये यहां से शुरू हुए थे तुम, कट 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 कट, मैंने अपने वाले का पूछा था, ये छुपा के क्या बोलूंगा मैं, अब तू अपने आप कैलकुलेट कर ले, मैं नहीं करूंगा, तू अपनी मोलालिटी खुद कैलकुलेट कर, देख 500 ही आई, बस उसको भेज दो बाहर, भागो यहां से, कितना अच्छा हो गया, तुमने अपना आंसर निकाला और बोल दिया तुम्हारा भी यही होगा, मानना है मानो, नहीं मानना भागो यहां से, खत्म। यानी मैं सबसे पहले जब भी इंटर कन्वर्जन का सवाल आता है, उस इंटर कन्वर्जन के सवाल में हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने सोल्यूशन को डिफाइन करके अपना आंसर निकाल लूं, दूसरे वाले से कहते तो मानना है मानो, नहीं मानना भाड़ में जाओ, हम तो टिक कर रहे हैं आंसर, खत्म। यही काम आप देखिए हम दूसरी बार करते हैं, दूसरी तरह से करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, मैं फिर से एक सवाल लिख रहा हूं, सेम सवाल लिख रहा हूं, समझना जरा, सेम सवाल क्या मतलब हुआ, 500 मोलल H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी में आपको दे रहा हूं, फाइंड आउट मोलालिटी, फाइंड आउट मोलारिटी। ये सवाल तुम कहोगे अरे सर मजे ले रहे हैं क्या, अभी तो आपने यही सवाल दिया था, पहले मोलारिटी दी थी, डेंसिटी दी थी, आपने मोलालिटी पूछी थी, अब मोलालिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, अब आप मोलारिटी पूछ रहे हैं, आंसर तो पता है, अरे भाई आंसर बताओ जरा जल्दी से, एक बार देखते कौन फटाक से आंसर बता रहा है, शाबाश, कौन बता रहा है, जल्दी से बताए इस सवाल का आंसर। जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, सवाल का आंसर बताओ जल्दी से, क्या आएगा। शाबाश, 18 मोलर, सब लोग बता रहे हैं 18 मोलर आए, क्योंकि वो तो सेम सवाल है, लेकिन अब अभी 18 इसलिए पता है तुम्हें क्योंकि हमने इससे पहले सवाल किया है, आईआईटी में जब ये सवाल आएगा तो इससे पहले वो वाला सवाल थोड़ी ना आएगा, तो आपको यहां पर फिर से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, बिल्कुल वही है, एक मिनट हमारे ऊपर छोड़ दिया, बताते हैं, अरे भाई बताते क्यों, सोल्यूशन तो हमने तुम्हें दिखाया ही नहीं, छुपा के रखा है, आप अपना सोल्यूशन अपने पास रखिए, हम अपना निकालेंगे, आंसर बता देंगे, आपको करना है कर लीजिए, करनी तो भाड़ में जाइए। हमने कहा अच्छा बताओ जरा अपना सोल्यूशन। अब इस बार क्या सब लोग फिर मान रहे हैं इस बात को कि सर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल, क्या सब लोग मानते हैं, हाँ क्यों, क्योंकि इस बार मोलालिटी को मोलारिटी के पास लेके जाना है, सर बिल्कुल इंटर कन्वर्जन का सवाल, पक्का इंटर कन्वर्जन का सवाल। तो मैंने कहा अगर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है तो क्या करें, कह रहे कुछ नहीं सर, अपना सोल्यूशन डिफाइन करिए, काम खत्म। अब ये कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है डिफाइन करनी है वो चेक कर लेते हैं, हमें इस बार जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करनी है वो है मोलालिटी। तो मैंने कहा भाई ऐसा एक काम करते हैं, सबसे पहले अपना सोल्यूशन डिफाइन करते हैं, 500 मोलल H2SO, 500 मोलल H2SO4 को डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, 500 मोलल H2SO4 को डिफाइन करने का तरीका है 500, सब लोग अपनी कॉपी में पीछे चेक करेंगे, 500 मोलल H2SO4 500 मोलल H2SO4 dissolve in 1 kg, that is 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, अगर 500 मोलल H2SO4 है तो आपने 1000 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है, ये आपका डेफिनेशन आ गया। अब जब ये आपकी डेफिनेशन आ गई तो अब आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है अपने सोल्यूशन के बारे में, क्या क्या दिख रहा है। सर सल्यूट के मोलारिटी निकालने के लिए सर क्या क्या चाहिए आपको, मैंने कहा भाई मैंने सुना है मोलारिटी निकालने के लिए ऊपर न्यूमरेटर में सल्यूट के मोल चाहिए, कह रहे सर वो तो आ गए, ये देखिए और क्या चाहिए सर आपको, मैंने कहा भाई ऐसा है नीचे मोलारिटी में वॉल्यूम आता है सोल्यूशन का, कह रहा अरे सर यहां मामला फंस रहा है, वॉल्यूम तो हमें नहीं पता है लेकिन हमें सॉल्वेंट का वेट पता है। ये मैंने कहा अरे बस बस हो गया मेरा काम, सॉल्वेंट का वेट यहां, सल्यूट के मोल यहां, सल्यूट के मोल से सल्यूट का मास आ जाएगा, वाई मैप, सल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास के साथ जुड़ जाएगा, सोल्यूशन का मास आ जाएगा, सोल्यूशन के मास और डेंसिटी को यूज करके सोल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा और मोलारिटी आ जाएगी। बताओ समझे कि नहीं, शाबाश, समझने की कोशिश करो भाई। यानी अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सल्यूट के मोल्स निकालता हूं, सल्यूट का मास निकालता हूं, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट आ जाएगा 500 इंटू 98 होता है,
सब लोगों को पता है ये 49,000 ग्राम्स। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है वो तो आपने पहले ही डिफाइन कर लिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट सर मेरा 1000 ग्राम। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या तुम मानते हो कि इन दोनों को जोड़ने से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का मास आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बनता ही किससे है? सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से ही बनता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 49,000 प्लस 1000 दैट इज 50,000। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। बताओ यहां तक सबको क्लियर है? सिर्फ वो लिखेंगे 15 मोलर नहीं, आंसर 18 मोलर होगा। समझो बात को, मैं फिर से बोल रहा हूं इस बात को। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको रिपीट करिए। कुछ नहीं करना यार, मैंने सबसे पहले मोलालिटी को डिफाइन कर लिया, अपने सोल्यूशन को डिफाइन कर लिया। आप पुराना वाला सवाल भूल जाइए, उसको भूल जाते हैं एकदम। ठीक, अब मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसकी मोलालिटी 500। मैंने कैसे डिफाइन किया अपने सोल्यूशन को? 500 मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही होता है मोलालिटी को डिफाइन करने का। भाई वो याद रखना है यार, मेरी बात मानो। असल में मैं समझ नहीं पाता हूं कि तुम इस बात को याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जिन लोगों को सीख रहा है, ठीक, देखो तुम समझो, सब लोगों से तो मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं होगा ना यार। मुझे उन्हीं लोगों से तो मतलब होगा जो सीखना चाहते हैं। तो जो लोग सीखना चाहते हैं वो कम से कम ये तो ध्यान दें कि टीचर जिस चीज पे बार बार जोर देता है वो चीज इंपॉर्टेंट होती होगी जिसको सीखना जरूरी है। इसलिए मैं फिर जोर दे रहा हूं, मुझे मोलालिटी और मोलारिटी को डिफाइन करना आना चाहिए। अगर मैं मोलालिटी और मोलारिटी को डिफाइन करना सीख जाए तो हमारा काम चल जाए। ठीक है, अच्छा, अब यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले आपने डिफाइन कर लिया। डिफाइन करने से आपको क्या क्या पता चल गया? ये सॉल्वेंट का मास है और यहां से सॉल्यूट का मास आ जाएगा। वाई मैप मोल्स पता है तो मास आ जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले सॉल्यूट का मास निकाला, मोलारिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड इनटू 98, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98। तो आपको सॉल्यूट का मास मिल गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मास आपने पहले डिफाइन कर दिया अपना डेफिनेशन में। जब दोनों को जोड़ देंगे तो आपको सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। लेकिन मुझे सॉल्यूशन का मास चाहिए या वॉल्यूम चाहिए? मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। और अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, ये तो वही है यार, अपॉन डेंसिटी। सब कुछ सवाल में दे रखा है। मास आप पहले ही निकाल चुके हैं सॉल्यूशन का 50,000 ग्राम, और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.8 ग्राम पर ml। आप इसको देखिए, ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ml ऊपर चला जाएगा। नाउ इट विल बी 50,000 डिवाइडेड बाय 1.8 ml। ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब क्या करें सर? सॉल्यूशन का वॉल्यूम आने के बाद डेंसिटी से डिवाइड करके, अरे भाई अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। बस कोने में जाइए, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये आ गया आपका मोलारिटी का फॉर्मूला। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमने डिफाइन किए थे? 500 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? लीटर में रखना है भाई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ml में आ रहा है, यानी कितना आ जाएगा? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.8। ये तो मिलीलीटर में आएगा, लीटर में 1000 से डिवाइड करोगे वो 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी इनटू 1000। आप इसको सॉल्व करिए, 18 मोलर, एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। थोड़ा सा तुम्हें अभी लेंदी लग सकता है, लेकिन एक्चुअली बिल्कुल लेंदी नहीं है, क्योंकि तुम अभी इसको लिख लिख के कर रहे हो। और जब तुम और जिसको ये बात समझ में आ जाएगी ना, और जो सिर्फ ये सोच के जाएगा कि मोलारिटी और मोलालिटी के इंटर कन्वर्जन का ये फॉर्मूला होता है, मुझे किताब में दे रखा है मैं वही लगाऊंगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम IIT में आने वाले अच्छे सवालों में फंस सकते हो। और जो बच्चा ये सीख के जाएगा कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन का मास का क्या मतलब होता है, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विल बी मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, जो ये बेसिक चीजें समझता है उसको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वाई मैप का यूज करना है, ग्राम से वॉल्यूम, ग्राम से मास, मास से मोल, मोल से मास, ये सब कैलकुलेट करना है और फटाक से आंसर निकालना है। यानी सबसे पहले ये डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको डिफाइन करते ही आधी समस्या दूर हो जाती है। हरिशंकर न्यूमेरिकल भी बनेंगे बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, धीरे धीरे करके चीजें सीखी जाएंगी। मैंने पहले भी बताया था, ये चैप्टर जिन लोगों ने पहले अच्छी तरह से नहीं सीखा है उनको सीखने में टाइम लगता है। इसलिए हरिशंकर बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, इसको आसानी से किया जा सकता है, बस कोशिश करते रहना। इस चैप्टर का एक थ्रेशोल्ड होता है, जो बच्चा उस थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर देगा वो सीख जाएगा, और जो उस बैरियर तक पहुंचने से पहले गिर जाएगा वो परेशान रहेगा। इसलिए जब तक मैं कह रहा हूं आप लगे रहिए, आप 1-2 महीने के अंदर इसको, क्योंकि ये तो लगा रहेगा पीछे से चैप्टर, आगे चलते रहेंगे। ये चैप्टर आप थोड़ा करके करते रहिए, आप देखेंगे कि महीने भर के अंदर ये चैप्टर आपका मजबूत हो जाए। लेकिन जो हाथ हथियार डाल देगा यार, बस वहीं गड़बड़ हो जाएगी। हथियार मत डालो, कोशिश करनी है, ये आएगा ही आएगा, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ही मस्त हो जाएगा। समझ रहे हो हरिशंकर? ठीक, हाँ, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इसमें डेंसिटी ना गिवन होती तो आप पेन रख के चले जाते,
खत्म हो गया सर, हमसे नहीं होगा भाई। बिना डेंसिटी के आप मोलैरिटी और मोलालिटी को इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मोलालिटी मास में खेलती है और मोलैरिटी वॉल्यूम में खेलती है, और वॉल्यूम और मास का लिंक ही डेंसिटी होता है। बिना डेंसिटी के ये कन्वर्जन मोलैरिटी का मोलालिटी में और मोलालिटी का मोलैरिटी में, बिना डेंसिटी सोल्यूशन की नहीं कर सकते आप, समझो। बहरहाल अभी हम बात करते हैं। बहरहाल ये बताओ, ये वाली बात सबके समझ में आ गई कैसे किया जा रहा है? सबको क्लियर है यहां तक? सब लोग जल्दी से बताओ भाई। नहीं, कैलकुलेशन पास करनी पड़ेगी बच्चों, सब लोगों को कैलकुलेशन पास करनी पड़ेगी, शाबाश। डीपीपी सफिशिएंट है अभी के लिए, कुछ तुम्हें बताया था, अमन ने भैया ने भी बताया है, हम लोग ने भी बताया है, बस कुछ दिन की बात है। तुम्हारे पास पैकेज पहुंच जाएंगे, मटेरियल पहुंचेगा, उसमें भर भर के सवाल दे रखे हैं, रात दिन कम पड़ जाएंगे तुम्हारे पास, इतने सवाल पहुंचने वाले, इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो। अभी जहां से कर सकते हो वहां से करो, ठीक, लेकिन डीपीपी पे कंसंट्रेट करो, बिकॉज डीपीपी बहुत बेसिक से बनाई गई है और एक पर्टिकुलर कैटेगरी को केटर करती है। अगर वो सीख गए ना तो ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्या आएगी? मुश्किल यही आएगी कि सर आपने ए लिया था और सवाल में KMnO4 दे रखा था। भाई हम तो सिंपल वे में, आपने 2 मोल दिए थे, उसने 22.923 ग्राम दे रखे, तो सिर्फ कैलकुलेशन ही तो मुश्किल आएगी ना। यानी बेसिक सीख लेंगे तो कैलकुलेशन भी अगर हम करने लगे तो हमारा काम चल जाए। सब लोगों को ये समझ में आ रहा है? गुड 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 गुड, वेरी गुड। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब ये इसी टाइप से कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या है? एक सवाल और लेते हैं तुम्हारे सामने, वो ये, अब जिन लोगों को फॉर्मूले याद, वो फॉर्मूला लगा के देख ले, वो मस्त होने वाले, ठीक। और जो लोग मेरी बात को सुन रहे थे वो इस सवाल को समझेंगे, तो उनको ये सवाल ओरली 2 सेकंड में करने को मिलेगा, और जब ये कर लोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कौन सा सवाल कितनी जल्दी सॉल्व किया है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस सवाल को, पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं कि कह क्या रहा है। कह ये रहा है कि भाई मेरे पास सल्यूट है, ठीक, H2X कुछ, ठीक। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं, काम की बात करो। उसने कहा मॉलिक्यूलर वेट H2X का 80 होता है, जो उसने दे रखा है पहले वो मेंशन कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2X इज 80। चलिए ठीक है, इस सल्यूट को डिसॉल्व किया गया है एक ऐसे सॉल्वेंट के अंदर जिसकी डेंसिटी 0.4 है, बस खत्म हो गए बच्चे। वो जो फॉर्मूला याद करके जाते हैं जिसमें डेंसिटी आती है, वो डेंसिटी सल्यूट की नहीं, सॉल्वेंट की नहीं होती, वो सोल्यूशन की होती है। आज उसने सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी, समझो बात। जो बच्चा वही वाला फॉर्मूला दोबारा लगा के चला आएगा, मस्त हो गया। वो कहेगा भाई ये क्या बदतमीजी है, हमने तो डेंसिटी दे रखी, तुमने लगा दी डेंसिटी। ये डेंसिटी सॉल्वेंट की है, सोल्यूशन की नहीं है। वो जो फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला जानबूझ के नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मैंने वो फॉर्मूला लिखा नहीं कि तुम सब उसी पे चिपक जाओ, और मैंने बिल्कुल नहीं चाहता कि वो फॉर्मूला लगाया जाए। मैं बिल्कुल मोलारिटी मोलालिटी के इंटर कन्वर्जन का कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हें मोलारिटी को लिखना सिखा रहा हूं, मोलालिटी को एक लाइन में लिखना सिखा रहा हूं। आधी दिक्कत तो लिखते ही दूर हो जाती है, और आधी वो मास वॉल्यूम के रिलेशन से दूर हो जाती है। जो बच्चा ये समझ जाएगा उसके लिए कोई फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं। सबको समझ में आ रही है वाली बात? आगे बढ़ते हैं। अब वो ये कह रहा है कि सर देखिए इसमें करना क्या है। हमने कहा कुछ नहीं, आपने सल्यूट लिया, सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है, साथ में ये और बताया जा रहा है कि भाई मैं उस सॉल्यूशन जिसको मैंने बनाया है उसकी मोलालिटी आपको बता दूंगा, मोलारिटी आपको बता दूंगा 3.2 मोलर। दिस इज मोलारिटी। आप मुझे मोलालिटी निकाल के दिखाइए, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सोल्यूशन। यानी मोलारिटी इज 3.2, यानी जो दे रखा है पहले मैं वो लिख लेता हूं। मोलारिटी दे रखी है 3.2 मोलर, डेंसिटी दे रखी है सोल्यूशन की नहीं भाई, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 0.4 ग्राम पर ml, ये दे रखा है, और हमें निकालनी है तुम कहोगे सर ऐसा है, अब तो आप भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो आपने मुझे सिखाया था वो ये सिखाया था कि सॉल्यूशन के मोलारिटी को पहले डिफाइन करो, और उस मोलारिटी को डिफाइन करने के बाद आप डेंसिटी को यूज करके सॉल्वेंट का मास निकालो, जो अभी हमने पहला सवाल किया था, और फिर मोलारिटी निकाल लो। लेकिन डेंसिटी तो सर सॉल्वेंट की दे रखी, सॉल्यूशन की दे नहीं रखी, अब आप कैसे करेंगे सवाल? हाँ, अब फिर वही है, क्योंकि सवाल पूछने वाला एक बहुत ही समझदार आदमी, और आदमी का नाम भी बता ही देते हैं। सवाल पूछने वाला आईआईटी वाला आदमी है, और वो सवाल को बनाते वक्त बच्चों के जज्बातों के साथ अक्सर खेलता है, और उन लोगों को तो खूब उसको परेशान करने में मजा आता है, जो ये सोच के जाते हैं कि इस चैप्टर में ये कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इस चैप्टर में ये वाला फॉर्मूला लगाया खड़ाक से आंसर, ये वाला फॉर्मूला खड़ाक से आंसर, जो बुक्स वगैरह में दिया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हें सिर्फ अंदर से चेक करना चाहता है कि क्या तुम कॉन्सेप्चुअली समझते भी हो चीजों को कि नहीं, या सिर्फ घोट घोट के चले आ रहे हो। अब आप देखिए जरा यहां,
मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, आप बहुत बड़े आदमी हमें पता है, लेकिन इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है कि आपके दिए गए ट्रैप में फंस जाएं। हम अकल लगाते हैं, हमें पता है कि आंसर निकालने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहली बात, क्या मेरी बात सबको याद है कि क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है? सर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है क्योंकि आपने मोलारिटी दी है और आप मुझसे मोलारिटी जानना चाहते हैं। दिस इज इंटर कन्वर्जन। चलिए ठीक है, अगर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है तो सर क्या करें? अगर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है तो आप सबसे पहले अपनी मोलारिटी को डिफाइन करिए, अपने सोल्यूशन को डिफाइन करिए। उन्होंने तो सोल्यूशन दिया नहीं, आप डिफाइन करिए। मैंने कहा ठीक है सर, ये लीजिए, आपने अभी मुझे सिखाया है, मैं बिल्कुल डिफाइन कर सकता हूं। 3.2 मोलर का मतलब है 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, दैट इज H2X, जो भी इसका यूज होगा। क्या है ये हमारी मोलारिटी, डिसॉल्व इन 1000 ml सोल्यूशन। ये मेरा सोल्यूशन है सर। अब आप बताइए क्या करना है। इससे पहले हम करते क्या थे? जो सोचो जरा, हमारा जो पहला वाला सवाल था, हम क्या करते थे? सर आप डेंसिटी दे देते थे तो मैं मोलारिटी और डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देता था, वो वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके मास निकाल लाता था और उसमें से सोल्यूट का मास माइनस कर देता था, सॉल्वेंट का मास आ जाता था, फिर मैं मोलारिटी निकाल लेता था। इसी तरह से मैंने मोलारिटी और मोलारिटी को भी इंटर कन्वर्ट किया था। दिक्कत सर सिर्फ इतनी आ रही है कि ये जो वॉल्यूम है 1000 ml, अगर मैं इस 1000 ml को 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मैं 0.4 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो फिर सर जो मास आएगा वो मास मेरा सोल्यूशन का मास आएगा और उस सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास यहां से निकाल के वही वाई मैप माइनस कर दूंगा। मॉलिक्यूलर वेट तो दे ही रखा है, माइनस कर दूंगा तो मुझे सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा। अरे भाई क्या बेवकूफी चल रही है, क्या कर रहे हो? डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है, सॉल्वेंट की दे रखी है। तुमने फॉर्मूले में या तुमने जो चीजें अभी सीखी थी उसमें डेंसिटी किसकी चाहिए थी? सोल्यूशन की। यहां चाहिए दे रखा है सॉल्वेंट का। अब क्या करें? तुम ये बताओ, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? तुम्हारा दिमाग क्या ये नहीं कहता कि सर ऐसा है, मुझे निकालना अगर मोलालिटी है तो मुझे देखिए ऐसा है, कहीं से भी ये दो बातें लाके दे दीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस सर अगर आप ये दोनों चीजें मुझे दे देंगे, कैसे देंगे मुझे मतलब नहीं, आप दे दीजिए, बस मैं सॉल्व कर लूंगा। मैंने कहा देख ऐसा है, थोड़ा सा काम मैं कर देता हूं, थोड़ा तुम कर लेना। मैं तुम्हें एक चीज दे देता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। कुछ समझे बात को? यानी तुमने जैसे ही मोलारिटी को डिफाइन किया, एक काम खत्म हो गया। मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों को ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करना आता है, वो जैसे ही पहली लाइन लिखते हैं, डिफाइन करते ही उनका आधा दर्द दूर हो जाता है। आधा दर्द यानी न्यूमरेटर की टेंशन खत्म, यानी ऊपर वाला आंसर तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो पहले ही पता चल जाता है, बस नीचे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तुमने अभी देखा। अब नीचे इस बार थोड़ी सी अकल लगाते हैं। उस आईआईटी वाले ने बहुत छुपाकर, बहुत बढ़िया, कुछ लोग आंसर बताएं, शाबाश, बहुत छुपाकर एक बात बोली, वो ये, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? यानी जब आप सोल्यूशन बना रहे होंगे तो आप सॉल्वेंट लाएंगे और उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे सोल्यूट को। वो कह रहा है कि सोल्यूट को डिसॉल्व करने से सोल्यूशन के जो शुरू वाला वॉल्यूम था उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, यानी H2S को डिसॉल्व करके जब आप सोल्यूशन तैयार करेंगे तो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो वही होगा जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम था, क्योंकि डिसोल्यूशन से वॉल्यूम में कोई अंतर नहीं आया। ये वो बोल रहा है। तो मैंने कहा अरे यार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो तुमने सॉल्वेंट लिया होगा इसको बनाने के लिए वो भी 1000 ml ला होगा, तभी तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। सब लोग इसको समझने की कोशिश करें भाई। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपका जो सोल्यूशन है, अगर उस सोल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml आप मानते हैं तो इसका मतलब यही 1000 ml सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम रहा होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन करने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, ऐसा सवाल कह रहा है। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब यह हुआ, इफ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट भी कितना रहा होगा? 1000 ml। यानी 1000 ml सॉल्वेंट में आपने H2S डाला, घोला, जो सॉल्यूशन बना वो भी 1000 ml, नो चेंज इन द वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सोल्यूशन अपना 1000 ml डिफाइन किया तो जो सॉल्वेंट रहा होगा वो भी 1000 ml रहा होगा। अब सॉल्वेंट का मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, और सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा और सॉल्वेंट का वेट यहां पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म हो गया। एक लाइन का ओरल सवाल एकदम। यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, वॉल्यूम आ ही चुका है, मास ऑफ सॉल्वेंट
इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml। आप इसको जरा सब लोग सॉल्व करें, मेरे ख्याल से शायद ये कितना आएगा, 400 ग्राम। ये सॉल्वेंट का मास है, समझो। और तुम्हें सॉल्वेंट का ही मास चाहिए। जब आप सॉल्वेंट का मास यहां पुट करेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट तो आपने पहले 3.2 बोल दिए, और सॉल्वेंट का मास 400 ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 मोलल आ जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर है। सब लोग इसको समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जिसको ये नहीं समझ में आया, जिसको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया, जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करे। इस पूरे सवाल में आईआईटी ने एक ऐसी चीज छुपा के दी थी जो बच्चों को इंपॉर्टेंट नहीं लग रही थी। उस लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा था, क्योंकि इस तरह की लाइन उसने कभी पहले दी नहीं थी, लेकिन इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इसी लाइन की वजह से ही आप ये सवाल कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको ये बताया गया है कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन का वॉल्यूम वही है जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, बिकॉज सॉल्वेंट में सोल्यूट डालने से वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ। तो जैसे ही तुमने अपना सोल्यूशन डिफाइन किया उसमें 1000 ml आ गए। जैसे उसमें 1000 ml आए तो आपने यह अज्यूम कर लिया कि सॉल्वेंट में 1000 ml रहा होगा। सॉल्वेंट अगर 1000 ml रहा होगा और उसकी डेंसिटी दे रखी है तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और मास ही आपको चाहिए, सीधे फॉर्मूले पुट करिए, आपको सॉल्वेंट का सोल्यूशन का मोलालिटी मिल जाए। क्लियर है ये? एक सेकेंड रुकना जरा। गुड 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 गुड। देखो अब मैं फिर बोलूंगा, मैं तो इसको 10 बार रिपीट कर सकता हूं, है ना, लेकिन मैं मेरा कहना मानो यार। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सर फोड़ो भाई, अपना अपना दिमाग लगाओ, खूब सर फोड़ो। तुम्हारे पास इसकी रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी, तुम्हारे पास पीडीएफ पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास अभी डीपीपी डिस्कशन भी करेंगे। तुम खुद से अगर समझ गए ना, मैंने तो एक बार समझा दिया, तुम्हें कम से कम एक चीज तो हल्की हल्की समझ में आ गई। अगर किसी बच्चे को कोई चीज कम समझ में आई है इसमें, तो मेरा सजेशन है कोशिश करके एक बार खुद से समझने की कोशिश करो यार। अगर तुमने इसको खुद से समझ लिया तो आप समझ लीजिए गलतियां कभी होनी नहीं। अब सोचो क्या फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला जो होता है उसमें डेंसिटी सोल्यूशन की ली जाती है, या उसने सॉल्वेंट की डेंसिटी दे रखी है। जिन लोगों को ये तरीका पता है कि सर ऐसा ये मल्टीप्लाई करके मास आ जाता है, इसको इससे माइनस कर देंगे तो उसका मास आ जाता है, डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाए, जिनको ये क्लैरिटी है वो कहेगा भाई ऐसा कुछ करना ही नहीं सर, आप अपना सोल्यूशन बताइए, उसको डिफाइन करिए, आंसर हमसे ले जाइए, कुछ करना ही नहीं। यानी जब कभी इंटर कन्वर्जन का सवाल आ रहा है, इस बात को मैं फिर बोल रहा हूं, इंटर कन्वर्जन के सवालों में एक कंसंट्रेशन टर्म को अगर दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको सबसे पहला धर्म है आपका कि जिस कंसंट्रेशन टर्म को दिया गया है उसने सवाल में, आप उस कंसंट्रेशन टर्म को डिफाइन करना सीखिए सबसे पहले, कि उसको डिफाइन कैसे किया जाता है। मैंने मोलारिटी को डिफाइन करना आज सीखा है, मैंने मोलालिटी को डिफाइन करना सीखा है। इन दोनों को डिफाइन करने से मुझे कम से कम एक टेंशन खत्म हो जाती है, और वह है न्यूमरेटर की, और बचा डिनोमिनेटर की टेंशन। वो डिनोमिनेटर की टेंशन कुछ गुणा भाग माइनस प्लस करके वो दूर हो जाती है, फट से आप दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक और सवाल करता हूं इसके अंदर, बिल्कुल सिमिलर एकदम, ताकि किसी बच्चे को कुछ डाउट रह गया हो तो वो सॉल्व कर ले, एक बार कैलकुलेट कर ले। 11/6 मोलर कैपिटल एम, यानी मोलारिटी दे रखी, एक्वस यूरिया सोल्यूशन, मैं सोच रहा हूं यूरिया ही डाल देता हूं क्योंकि तुम यूरिया के पीछे पड़े हुए हो। एक्वस यूरिया सोल्यूशन जिसकी डेंसिटी दे रखी है 1.1 ग्राम पर एमएल, मोलारिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, कह रहा है फाइंड आउट मोलालिटी। ये सवाल वो कह रहा है मोलारिटी बताइए। अगर ये स्टेटमेंट सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, अरे टेलीग्राम की पढ़िए, बताइए यहां पढ़ाई चल रही है, टेलीग्राम चैनल चाहिए, अरे यार भक्त। आदित्य क्या पूछ रहा है, अगर ये स्टेटमेंट ना दिया हो तो क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट यार?
फॉर्मूला भी बता दीजिए वैभव। हाँ फॉर्मूला भी बताएंगे, क्यों परेशान कर रहे हो वैभव, मत करो वो बात जो दर्द है। ये दर्द है जिसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। हालांकि फॉर्मूला बता दूंगा, अगर तुम्हें उसी से दर्द तुम्हारा दूर होता है तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं अपने बाकी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को ये समझ में आ गया, अब जैसे यही वाला सवाल, क्या फॉर्मूला वार्मूला लगाना है, अरे आपने सोल्यूशन दिया है नहीं दिया है तो आप डिफाइन करिए, खत्म करिए बात को, कर लीजिए डिफाइन। 11/6 मोलर को कैसे लिखेंगे भाई, 11/6 मोल्स ऑफ यूरिया dissolved in 1000 ml सोल्यूशन, खत्म हो गया। निकालनी क्या है, मोलालिटी। सर मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने कहा मोलालिटी के लिए सल्यूट के मोल चाहिए। अरे सर वो तो आ गए, कैसे, ये है मोल्स ऑफ सल्यूट। और क्या चाहिए सर आपको, मैंने कहा यूरिया के मोल्स तो पता चल गए मुझे, जो है सॉल्वेंट का वेट और बता दो। मैंने कहा सर थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपने आप ही पता चल जाएगा। कैसे, सोल्यूशन का वॉल्यूम मैंने डिफाइन कर दिया, डेंसिटी आपने दे दी, सर दोनों को गुणा कर दूंगा तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा, सोल्यूशन के मास में से सल्यूट का मास माइनस कर दूंगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। सर आप मस्त हो जाइए, आ गया आंसर आप। इतना सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। यानी क्या करें, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी। ये देख रहा हूं कितना साफ साफ करके लिख रहा हूं मैं। एक 12वीं पास बच्चे के लिए इतना डिटेल में लिखा जा रहा है, कोई मतलब बनता है यार। ये तो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि जो बच्चा ना समझ पाए वो भी समझ ले एक बार कि मास का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। और वॉल्यूम आपने अपने सोल्यूशन का पहले ही डिफाइन कर लिया 1000 ml, और डेंसिटी क्या दे रखी है 1.1 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल हो जाएगा और मुझे लगता है ये 1100 ग्राम आ जाएगा। लेकिन क्या यही मास चाहिए तुम्हें, ना 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 सर ये तो सोल्यूशन का, मुझे तो सॉल्वेंट का चाहिए। तो मैंने कहा सोल्यूशन का मास सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अगर सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट का मास माइनस कर दो तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो सोल्यूट का मास और निकाल लेते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, वाई मैप आ गया। मोल्स कितने, 11/6 मोल, मल्टीप्लाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज इक्वल टू 110 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट। याद है मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करके मास निकाला जाता है। यानी सोल्यूट की अगर यूरिया की 11/6 मोल है तो उसका मास 11/6 इंटू 60 होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था यूरिया इज NH2CO NH2 और इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम होता है। आप क्या करें सर, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लीजिए। मास ऑफ सॉल्वेंट होगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1100 है, सॉल्यूट कितना है 110, टोटल कितना सर 990 ग्राम। यानी मेरे पास सॉल्वेंट आ गया 990। अब क्या करें सर, फॉर्मूला लगाइए, मस्त हो जाइए। फॉर्मूला लगा लेते, फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट। कितने हैं कहीं बताए उसने ना, लेकिन तुमने तो बताए थे, तुमने तो अपना सोल्यूशन डिफाइन किया है सर 11/6 है। बहुत बढ़िया, 11/6 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या उसने बताया था ना, लेकिन सर आपके सोल्यूशन का तो पता है, आपके सोल्यूशन का तो 990 ग्राम है, 990 रख देते हैं। लेकिन किलो में रखेंगे 1000 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बचेगा, ये से ये उड़ा, या इसको सॉल्व करो ना यार, मुझे लगता है 50/27 आए। एक बार चेक करो भाई सब लोग, चेक इट। हाँ ठीक है, 50/27। क्लियर है सब लोग, मुझे बताएं एक बार, सब लोगों को क्लियर है ये 50/27? सब लोगों को समझ में आया मैं कैसे कर रहा हूं? हाँ 1.83 सॉल्व करेंगे, 100/54 बोल सकते हैं, 50/27 भी बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। ये जो तुम लोग 1.85 या ये सब कैलकुलेट करके बता रहे हो, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो क्या? ये जिसने भी अभी 1.85 लिख के बताया, ये जितने भी 1.85 लिख रहे हैं या 1.83 जो भी लिख रहे हैं, ये मुझे अभी चैट में बताएं कि क्या ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया है या अपने आप कैलकुलेट किया है? अभी बताएं आंसर, ये कैलकुलेटर और खुद से किया है 1.83 वाले लोग?
कैलकुलेटर से क्लियर 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 क्लियर, गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश। ये सब, हाँ, अरे कुछ मिल रहे हैं। अरे भाई कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करो, हाथ जोड़कर विनती है, हालांकि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी और तुम्हारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, सिर्फ एक रिश्ता यह है, जो काम मैंने करने की सोची है वो मैं ईमानदारी से करूं, और जो तुमने करने की सोची वो तुम ईमानदारी से करो। बस इतना अगर हो गया ना, तो रिश्तेदारी रिश्तेदारी छोड़िए, एक ऐसा रिजल्ट निकल के आएगा कि वो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या मजा है। इसे समझो इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जैसा दिल करे तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, जो लोग कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं ना करें, फायदे में रहेंगे। कैलकुलेटर का यूज सिर्फ तब करें जैसे 2-3 बार कैलकुलेट किया, मान लीजिए आंसर गलत आ रहा है तो एक बार रफली कैलकुलेट करने की, अदरवाइज हमेशा कैलकुलेटर को कमरे से बिल्कुल बाहर निकाल दो, बिल्कुल यूज नहीं करना है। खुद से कर रहा है बहुत सारे लोग, कुछ लोग कैलकुलेटर भी लिख रहे हैं, कुछ ईमानदार तो हैं, ये ईमानदारी ही बहुत ज्यादा जरूरी है। खैर बहुत बढ़िया, कुछ लोग कोशिश करें इस बात को। अब इसी सवाल को मान लो मैं तुमको पलट दूं, चलो मैं अभी 1 सेकंड के लिए इसको पलट रहा हूं, है ना, खुद ही करके देख लेना। अगर इसी सवाल में मोलालिटी 50/27 गिवन होती, अगर 50/27 मोलालिटी गिवन होती और डेंसिटी 1.1 होती, तो मोलारिटी भी निकलवाई जा सकती थी, जस्ट रिवर्स, एंड आंसर शुड बी 11/6। क्लियर है ये? यानी मोलालिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन होगी, मोलारिटी आ जाएगी, मोलारिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन होगी, मोलारिटी आ जाएगी। आपको जो दोनों दे दीजिए, हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर मुझे तो ये लाइन लिखना आना चाहिए, मुझे पता नहीं कि तुम इस लाइन की कितनी इंपॉर्टेंस समझ रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस पूरे कॉन्सेप्ट में इसी लाइन की ही इंपॉर्टेंस है और कुछ नहीं। वेरी गुड, सब लोग इस चीज को समझ पाए। इफ द मोलालिटी इज गिवन, जैसे यही वाला सवाल है, अगर इस सवाल में (50/27 मोलल एक्वस यूरिया सोल्यूशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1, फाइंड आउट मोलारिटी। आंसर मुझे तो पता है, क्या सब लोग इसको निकाल लेंगे? मेरी आखिरी बात, सब लोग यस लिखें एक बार, अगर सब लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद अगली क्लास में बात करें। सब लोग बताओ, सब लोग ये कर सकते हैं? हाँ भूख लग रही है, हमें भी भूख लग रही है। सब लोग इसको यस लिखे फटाफट। ठीक है, इसका आंसर सब लोगों को समझ में आ गया 11/6। वेरी गुड। तो अब एक काम करते हैं, अब अगली क्लास में नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ले लेंगे। कल हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर लेंगे, और किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से बाकी सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंटर कन्वर्ट कैसे होंगे ये कल हम खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो ऑल द बेस्ट, खूब मेहनत करो भाई जम के। अभी डीपीपी भी करनी है, डीपीपी के सोल्यूशंस को ध्यान से देखना। ठीक है, थैंक यू।